नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या लिस्टिंग वाले जितने भी पार्ट होते हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। लिस्ट का मतलब यह है कि जितना फैक्चुअल डाटा है उन्हें लिस्ट या सूची बनाकर एक साथ आपके सामने दर्शाया गया है ताकि कुछ भी आप छोड़ कर न जाएं। परीक्षा से पहले सब कुछ रिवीजन में आ जाए आपका और इसी वीडियो के माध्यम से रिवाइज हो जाए, ये प्रयास है। तो पहले डिटेल में पढ़िए, अभी समय है तो डिटेल में आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद तब इससे रिवीजन करिए। ये नहीं कि डायरेक्ट किसी को पढ़ना शुरू कर दिया और इसमें से रटना स्टार्ट कर दिया। रटने लगेंगे तो बहुत सारे फैक्ट हैं, आपकी बुद्धि या दिमाग जो है वो एक इंसान का ही है, कोई मशीन तो है नहीं, तो वो कम पड़ जाएगा। इसीलिए पहले डिटेल में पढ़िए, उससे याद करने में आसानी होती है। चीज़ों को जब आप समझ लेते हैं तो याद करना आसान हो जाता है। उसके बाद इससे बेहतर रिवीजन आप कर सकते हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं। आइए शुरू करते हैं। एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों ही पार्ट हिस्ट्री के यहाँ पर कवर होंगे और एक क्रम से रहेगा। पहले आपको एंशियंट वाला पार्ट दिखाई देगा और उसी क्रम में मेडिवल और फिर मॉडर्न। और ये क्विक रिवीजन वाला नोट्स है, बाइलिंगुअल है। अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो ये पोस्टर आपकी सहायता कर सकता है। इसमें मोबाइल नंबर दिया है, आप संपर्क कर लीजिएगा। और जो फ्री वाला टेलीग्राम का ग्रुप है इससे जुड़ जाइए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ फायदा है। बहुत सारी पिक्स वगैरह शेयर की जाती हैं और नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहते हैं, तो बेनिफिशियल है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें दिया हुआ है प्रमुख स्थल और उसके उत्खननकर्ता, मतलब मेजर साइट्स एंड देयर एक्सकेवेटर। तो एक तरफ मेजर साइट्स दी हुई हैं, नदी का नाम दिया है, लोकेशन दी है और एक्सकेवेटर का नाम दिया है। तो प्रमुख स्थल में पहला स्थल आपका है बनावली और यहाँ नदी का संबंध जो दिया है वो रंगोई नदी है। स्थिति कौन सी है तो ये हरियाणा का हिसार जिला है। लोकेशन आप देखना चाहें तो ये हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट हैं और यहाँ तिथि भी याद रखिएगा 1974। इसके बाद अगला है कालीबंगा, घग्घर नदी से इसका संबंध है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, ये आप देख रहे हैं। अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर। अमलानंद घोष के द्वारा जो यहाँ पे उत्खनन का काम करवाया जाता है वो 1951 का है और बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा जो यहाँ उत्खनन का काम करवाया जाता है वो बाद में होता है 1961 में। तो देखिए, कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट है तो वो एक बार में पूरी खोदी नहीं जाती। मतलब एक व्यक्ति आएगा, उसमें थोड़ी बहुत रिसर्च करेगा या जितना भी उससे हो सकता है उतना करेगा, लेकिन उतने से पूरा इतिहास बाहर नहीं आता। तो ये क्रम से चलता रहता है। आने वाले जो पीढ़ियां हैं उसमें और भी व्यक्ति इसमें प्रयास करते हैं और उन्हें नई नई चीज़ों का पता लगता है, तो इसीलिए अलग अलग तारीखें हैं। उसके बाद मोहनजोदड़ो है। तो इस शब्द, ये जो शब्द आप देख रहे हैं मोहनजोदड़ो, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। ये वही दिया हुआ है और ये सिंधु नदी से संबंधित है। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, लरकाना जिला, वहाँ पे ये स्थित है। इसकी लोकेशन आप देख रहे हैं। और यहाँ उत्खननकर्ताओं के तौर पे अगर देखा जाए तो राखाल दास बनर्जी 1922, उसके बाद मैके के द्वारा 1927 और व्हीलर के द्वारा 1930। ये तीन अलग अलग क्रम आपको दिखाई दे रहे हैं। जो तिथियां हैं उनको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चनहूदड़ों की ओर चलते हैं। तो सिंधु नदी से इसका संबंध है। सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे इसकी लोकेशन है। मैके 1925 और एनजी मजूमदार 1931। ये दो व्यक्तियों का नाम इससे जुड़ा हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे अगले वाले को देखते हैं। तो धौलावीरा आपको दिख रहा है, लूनी नदी से इसका संबंध है। गुजरात के कच्छ जिले से ये जुड़ा हुआ है, वहाँ लोकेशन इसकी है। जेपी जोशी 1967 से लेकर 1968, मतलब एक वर्ष के समय अंतराल में यहाँ खुदाई उत्खनन का काम होता है। और रविंद्र सिंह बिष्ट 1991, मतलब 1990-1991 वाला जो समय था उसमें यहाँ उत्खनन का काम इनके सौजन्य से होता है। इसके बाद कोट दीजी है। तो कोट दीजी का संबंध किससे है? सिंधु से है। सिंध प्रांत का जो खैरपुर स्थान है वहाँ पे इसकी लोकेशन है और इसके जो उत्खनन करता है वो फजल अहमद 1953, ये व्यक्ति है। इसके बाद रंगपुर, ये मादर नदी से संबंधित है और यहाँ इसका जो लोकेशन दिया हुआ है वो गुजरात का काठियावाड़ जिला है, जिसे कि आप देख पा रहे हैं। ये है रंगपुर आपका। और रंगनाथ राव के द्वारा उनके सौजन्य से यहाँ पर उत्खनन का काम होता है 1953-1954। नेक्स्ट रोपड़ है, सतलज से इसका संबंध है। पंजाब का रोपड़ जिला है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 से लेकर 1956 के बीच में यहाँ पर उत्खनन का काम होता है। इसी क्रम में लोथल को देखते हैं, सुतकांगेडोर को देखते हैं, हड़प्पा को देखते हैं, ये क्रम से है। तो लोथल का संबंध भोगवा नदी से है। गुजरात का अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है ये, मतलब लोकेशन के तौर पे। और रंगनाथ राव के द्वारा उन्हीं के सौजन्य से 1954 में यहाँ पे खुदाई का काम, उत्खनन का काम होता है। इसके बाद सुतकांगेडोर, ये दाश्क नदी से संबंधित है, ये नदी का नाम है। और पाकिस्तान का जो मकराना है वहाँ पे समुद्र तट के किनारे ये स्थित है, मतलब अरब सागर वाला जो हिस्सा है उधर की तरफ ये स्थित है। ऑरेल स्टाइन के द्वारा 1927 में इसे खोजा गया था, मतलब खोदा गया था और खोजा गया था। उसके बाद हड़प्पा। वैसे तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, लेकिन हड़प्पा खुद एक स्थान है, आप जानते ही हैं। तो रावी नदी से इसका संबंध है। और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पंजाब का कुछ हिस्सा, एक बड़ा भूभाग जो है वो पाकिस्तान में चला गया और जो हमारे पास बचा वो पंजाब और हरियाणा में बाद में डिवाइड हुआ। खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ का साहिवाल जिला, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ की गायें बहुत दुधारू होती हैं, फेमस होती हैं, अच्छी नस्ल की होती हैं। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन है। दयाराम साहनी
ये 1921 में पहली बार, उसके बाद व्हीलर 1946 में और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा ये 1926 में इसमें उत्खनन का काम करवाया जाता है। मतलब ये इनके सौजन्य से होता है 3 अलग अलग क्रम में। इन्हें आपने देखा। उसके बाद आलमगीरपुर को आप देख रहे हैं तो ये हिंडन नदी से जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश का ये मेरठ जिला है, मतलब यूपी में ही है। और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में 1958 में इसका उत्खनन का काम करवाया जाता है। इसके बाद सोतकाह को आप देख रहे हैं तो शादीकौर नदी से संबंधित है। नदी का नाम क्या है? शादीकौर है। और दक्षिणी बलूचिस्तान यानी जो साउथ बलूचिस्तान है वहाँ पे इसकी लोकेशन है। जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 में इसके उत्खनन का काम करवाया जाता है। बुर्ज होम, हालांकि ये संबंध जो है इन क्षेत्रों से नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब पुराना स्थल है। तो इसमें देखिए कश्मीर वाला क्षेत्र इसका है और कश्मीर में ही खोजा गया ये पहला नवपाषाणकालीन स्थल है, इस तौर पे से हम जानते हैं। सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? डी टेरा और पीटरसन ने की थी और बाद में इसको सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे एक्सकेवेशन का काम करवाने वाले व्यक्ति कौन थे? ये टीएन खजांची थे। खोजने वाले टेरा और पीटरसन थे, याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे उत्खनन का काम जो व्यवस्थित तरीके से करवाया गया था वो खजांची साहब के द्वारा करवाया गया था। नाम अच्छा है, याद रहेगा। यहाँ तक हमने देखा। अभी अगला वाला जो है उसमें ऋग्वैदिक देवताओं के नाम है और उनसे किन चीज़ों का संबंध था, मतलब ये किन चीज़ों के देवता थे, किन चीज़ों को कंट्रोल करते थे, ये दिया हुआ है। इसे देख लेते हैं। देखिए पहले इंद्र है, उसके बाद अग्नि है, मरुत है, पूषण है, सोम है, उषा है, अश्विन है, विष्णु भगवान है और द्यौ है। यहाँ द्यौस लिखा हुआ है तो द्यौस के तौर पे आप किताबों में देखते हैं, लेकिन असल में द्यौ है। उसके बाद वरुण है, यम है और फिर विष्णु का नाम दिया है। तो देखते हैं इसमें इंद्र ये युद्ध और वर्षा के देवता होते थे। देवताओं के राजा हैं तो आप जानते ही हैं, और युद्ध और वर्षा के देवता ये होते थे, मतलब वो क्षेत्र इनका था, गॉड ऑफ वॉर एंड रेन। इसके बाद अग्नि को देख लीजिए तो ये देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, मतलब एक बिचौलिए के तौर पे, एक इंटरमीडिएट सेक्शन के तौर पे देखे जाते थे। कैसे? तो आज के समय में भी आप देखते हैं कि कोई भी अनुष्ठान होता है, पूजा होती है, तो उसके बाद यज्ञ होता है समापन के तौर पे और उसमें आहुति दी जाती है। पंडित जी आते हैं और आहुति दिलवाते हैं यजमान से भी और खुद भी देते हैं स्वाहा स्वाहा बोलकर। तो स्वाहा जो है वो अग्निदेव की पत्नी है, तो उन्हीं का नाम बोल बोलकर आहुति दी जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो हवि या जो आहुति आप आग में डाल रहे हैं, ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि वो अग्नि में जलकर भस्म होती है और उसकी जो सुगंध है वो देवताओं के पास जाती है और वही सुगंध देवताओं का भोजन होती है। तो एक तरह से हम देवताओं को भोजन खिला रहे हैं और भोजन खिलाने का माध्यम क्या है? अग्नि है। तो ये मध्यस्थ के तौर पे काम करते हैं पहले के समय से। उसके बाद इसीलिए कहा जाता था कि जितना ज़्यादा हम यज्ञ करेंगे देवता उतने ही पावरफुल होंगे और हमारी रक्षा करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए मरुत का नाम आता है, तो मरुत जो है ये आधी पानी के देवता है, मतलब गॉड ऑफ स्टॉर्म इन्हें कहा जाता है। पूषण ये पशुओं के देवता हैं, गॉड ऑफ एनिमल। इसके बाद सोम जो है ये वनस्पति के यानी गॉड ऑफ वेजिटेशन है। उषा जो है ये प्रगति और उत्थान के देवता हैं, गॉड ऑफ प्रोग्रेस एंड अपलिफ्टमेंट, ये इनका सेक्टर है। उसके बाद अश्विन, तो अश्विन कुमार या अश्विनी कुमार ये 2 भाई थे और दोनों जने औषधि विज्ञान के बहुत बड़े जानकार थे, मतलब कैसा भी असाध्य रोग क्यों न हो, किसी भी प्रकार की विपदा क्यों न हो, स्वास्थ्य से संबंधित, तो उसको ये दूर कर सकते थे। तो ये सूर्यदेव के पुत्र थे, इनकी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ फिलहाल इनका जो सेक्टर है वो है विपत्तियों को हरने वाले देवता। तो विपत्तियों का मतलब ये है कि जो महामारी आदि है या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं या बहुत बड़े पैमाने पर पूरा मरणासन्न लोग हो गए हैं, तो वहाँ पे ये रक्षण करते थे, वही दिया हुआ है। इसके बाद अगला वाला है भगवान विष्णु का। तो भगवान विष्णु ये सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं। 3 देवता जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएटर हैं, मतलब रचनाकार हैं। उसके बाद ये जो है ये पालन करता है और भगवान शंकर जो है वो डिस्ट्रॉयर हैं यानी विनाशक हैं। जब अधर्म का पलड़ा भारी होने लगता है तो अपना त्रिनेत्र खोलते हैं और तांडव करते हैं और जो समूची सृष्टि है उसमें प्रलय आ जाती है। तो ये चीज़ है। इसके बाद देव जो है ये आकाश या अंतरिक्ष के देवता हैं और सबसे प्राचीन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जितने भी देवता हैं उनमें सबसे प्राचीन देव को माना गया है। यहाँ वही आप देख रहे हैं। इसके बाद वरुण के बारे में कहा जाता है कि ये पृथ्वी और सूर्य के निर्माता हैं, समुद्र के देवता हैं, विश्व के नियामक और शासक हैं, सत्य के प्रतीक हैं, ऋतु परिवर्तन और दिन रात के भी ये करता है, मतलब उन सब चीज़ों पर इनका कंट्रोल चलता है। वही चीज़ नीचे इंग्लिश में दी है कि क्रिएटर ऑफ अर्थ एंड सन, गॉड ऑफ सी, रेगुलेटर एंड रूलर ऑफ द वर्ल्ड, सिंबल ऑफ ट्रुथ, सीजन चेंज एंड डे नाइट ट्योर, मतलब इन सब चीज़ों पर ये नियंत्रण रखते हैं। उसके बाद यम जो है वो मृत्यु के देवता है, यमराज। और भगवान विष्णु के बारे में कहा गया है, यहाँ देखिए हिंदी वाले में थोड़ी सी मिस्टेक है, अनैतिक आचरण से संबंधित देवता। अनैतिक आचरण नहीं बल्कि नैतिक आचरण, जो नीतिगत आचरण होता है या व्यवस्थित तरीके की जीवन शैली होती है, उससे भी भगवान विष्णु का संबंध है। व्यवस्थित जीवन शैली का मतलब यहाँ पे धार्मिक जीवन से, उसको इंग्लिश में करेक्ट किया हुआ है गॉड रिलेटेड टू मोरल कंडक्ट। अब आगे चलते हैं अगले वाले हिस्से की ओर। देखिए यहाँ पर कहा गया है टर्म्स ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड एंड देयर मीनिंग। ऋग्वैदिक काल में कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता था जो कि अपने आप में अनोखे थे, उनका अपना अर्थ था। वर्तमान समय में इन शब्दों को हम इन रूप में नहीं जानते हैं, दूसरे अर्थों के रूप में देखते हैं, तो वही दिया हुआ है। जैसे कि नीवी है, वासस है, यहाँ पे उसकी इंग्लिश भी दी है, तो इसमें इंग्लिश देने का कोई खास मतलब नहीं है, ये हिंदी के शब्द हैं। देखिए नीवी,
उसके बाद वासस, अधिवासस, और उसका जो अर्थ है वो इधर दे रखा है। तो पहले नीवी जो है ये इसका मतलब क्या है, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, कमर के नीचे जो लपेटने वाला लुंगी या धोती आप समझ सकते हैं, उस टाइप का जो कपड़ा होता है वो नीवी कहलाता था। इसके बाद वासस जो होता था ये कमर के ऊपर पहने जाने वाला होता था, मतलब आप कोई शर्ट नुमा जो कमीज नुमा चीज़ है उसको पहनते हैं या कुर्ता पहनते हैं तो वो सब कमर के ऊपर पहना जाता था। इसके बाद अधिवासस जो होता था ये ऊपर से ओढ़ा जाता था, मतलब एक नीचे पहन लिया, एक ऊपर से पहन लिया और उसके बाद एक ओढ़नी ओढ़ लिया, जैसे कि गमछा या ओढ़नी टाइप की चीज़, तो वो अधिवासस कहलाती थी। तक्षा क्या होता था, तो तक्षा कारपेंटर को कहा जाता था, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बढ़ई। कर्मा जो होता था ये धातु कर्म करने वाले यानी मेटलर्जी के वर्कर्स होते थे। और उसके बाद अरित्र ये नाविक को कहा जाता था, बोटमैन जो होता था। गोप्ता ये राजा का नाम है, गोपा या गोप्ता कहा जाता था। इसके बाद गोहंता या गोहन ये अतिथि को कहा जाता था। युद्ध किस लिए होता था, तो युद्ध का कारण होता था गायों की खोज, अक्सर इसी वजह से युद्ध छिड़ते थे। मतलब एक संभ्रांत कुल की जो गायें होती थी या गौशाला से बंधी हुई गायें कुछ लोग खोल ले जाते थे। यहाँ पे आर्य और पणियों का उल्लेख मिलता है। पणी लोग जो थे वो गाय चुराते थे और उसके बाद आर्य समुदाय जो था वो गविष्टि करता था। गविष्टि का मतलब यह है कि अपनी गायों को खोजता था और जिसके अस्तबल में या जिसके गौशाला में गायें मिल जाती थी उस प्राणी से फिर उनका युद्ध होता था। तो युद्ध इसीलिए छिड़ते थे। तो युद्ध को कहा जाता था गविष्टि, गेसु या गम्य, गायों की खोज से ये जुड़ा हुआ था। और अघन्या गाय को कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में गाय सबसे अनमोल धन माना जाता था, मतलब सबसे कीमती होता था। उसके बाद लांगल, लांगल हल को कहा जाता था, लकड़ी से बना हुआ जो हल होता था उसको कहा जाता था। सीता, अब देखिए सीता शब्द के आपको बहुत सारे अर्थ इतिहास के क्षेत्र में मिलेंगे, लेकिन जो ऋग्वैदिक समय था उस समय सीता का मतलब होता था हल से खींची जाने वाली रेखा। हल जब आप चलाते हैं या चलता हुआ देखते हैं तो उसमें ट्रैक्टर से चले या हाथ वाला जो हल और बैल वाला सिस्टम होता है उसमें चले, हल की जो फाल होती है यानी जो नीचे की नोक होती है जब वो मिट्टी को खुरसती है ना तो एक रेखा बनती है और उसी रेखा को कहा जाता है सीता। ये है, और माता सीता का नाम भी इसी प्रकार से पड़ा था। राजा जनक हल चला रहे थे क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि अगर राजा हल चलाएगा तो सूखा दूर हो जाएगा, जो कि मिथिला क्षेत्र में पड़ा हुआ था। और उसके बाद हल चलाते चलाते हल का जो नोक होता है वो एक मटके से टकराता है और उसके अंदर से कन्या निकलती है जो कि सीता जी थी, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए उनका नाम सीता पड़ गया। उसके बाद तक्षण को देख लीजिए, तक्षण या तक्षा पीछे भी हमने देखा है, ये कारपेंटर को कहा जाता है। वाप्ति जो है ये नाई के लिए शब्द इस्तेमाल होता था, हजामत बनाने वाला, बार्बर। इसके बाद धन्व, धन्व मरुस्थल को कहा जाता था, डेजर्ट जो होते थे उनको धन्व कहा जाता था। उर्वरा जो है ये जुते हुए खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द था। और खिल्य और धान्य दो शब्द आप देख रहे हैं, तो धान्य अनाज को कहा जाता था जो ग्रेन होता था, और खिल्य क्या था, ये ग्रासलैंड होते थे जहाँ पे पशु चरते थे, चारागाह। इसके बाद वेकनाट ये सूदखोर होता था। व्राज्रपति क्या होता था, तो ये हेड ऑफ ग्रासलैंड होता था, मतलब चारागाह का भी कंट्रोल करने वाला कोई व्यक्ति होता था, तो उस व्यक्ति को व्राज्रपति कहा जाता था। इसके बाद कुलप ये परिवार का मुखिया होता था और प्रायः ये पुरुष हुआ करते थे। इसके बाद अगला जो है वो यहाँ पे स्पशश या दूत के तौर पे आप देख रहे हैं, तो दूत क्या होता था, ये संदेश वाहक के तौर पे दिखाई देता था, मतलब ये एक मैसेंजर होता था, एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता था। और ये अवध्य होता था, मतलब इसका वध नहीं किया जा सकता चाहे ये कितनी भी मनमानी क्यों न करे। इसके बाद अगले हैं सूत, तो सूत जो होते थे ये रथकार होते थे, मतलब ये जो चैरट होता है उसको हाँकने का काम करते थे। राजा के भी होते थे या व्यक्तिगत भी रखे जाते थे, जैसे आपने कर्ण के बारे में सुना है, वो सूत पुत्र के तौर पे देखे जाते थे। तो उनको अडॉप्ट करने वाले जो परिवार वाले थे वो सूत थे, उनके जो पिता थे, मतलब जो उनके मानस पिता थे वो सूत थे। इसके बाद देखिए यहाँ अगला जो है वो छत्री है, ये आप देख रहे हैं, ये क्षेत्री या छत्री कहलाता था, तो ये चैम्बरलेन के तौर पे देखा जाता था। और उसके बाद ये अक्षवाप आपको दिखाई दे रहा है, तो ये अकाउंटेंट होता था, इनका जो पदवी होता था वो अकाउंटेंट का होता था। तो इस प्रकार से आपने देखा, इसमें कुछ शब्द हैं जो कि विशिष्ट हैं और इनसे प्रश्न बनने की संभावना होती है। अब इसके बाद जो अगला इसमें हिस्सा है वो है भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ और उनकी स्थिति। बौद्ध मठ आपको भारत में जितने भी महत्वपूर्ण हैं वो एक साथ आपको यहाँ दिखाई देंगे, और उसकी स्थिति, लोकेशन कहाँ पे, देखिए पहली मॉनेस्ट्री यहाँ दिखाई दे रही है आपको, ये गुम मॉनेस्ट्री है। घूम मॉनेस्ट्री या गुम मॉनेस्ट्री इसको कहा जाता है, ये यीगा क्लोटिंग के तौर पे देखी जाती है। तो पश्चिम बंगाल ये इसका एरिया है, यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद ताबो मठ है, ताबो मठ ये ताबो गांव स्पीति वैली जो है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पे लोकेशन इसकी है। इसके बाद जो अगला है उसे आप देख रहे हैं, ये गोम्पा मॉनेस्ट्री है, ये स्पीति घाटी में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश, स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश वाला एरिया। उसके बाद नामग्याल मॉनेस्ट्री है, ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। इसके बाद हेमिस मॉनेस्ट्री है, तो ये लद्दाख जम्मू कश्मीर में पड़ती है। इसके बाद जो अगली है वो अलची गोम्पा मॉनेस्ट्री है, ये नाम थोड़े अनोखे हैं, तो बौद्ध मठ है, तो बौद्ध जो बुद्धिज्म की भाषा है उसी के हिसाब से नाम भी रखे गए हैं। तो ये अलची गांव लेह में पड़ती है, मतलब इसकी जो लोकेशन है वो कौन सी है, ये अलची विलेज है लेह का। इसके बाद थिक्से मॉनेस्ट्री है, तो ये लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, मतलब लद्दाख अब एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो उसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद थिक्से, थिक्से को आपने देखा। और लिंगदम, लिंगदम जो है ये गंगटोक सिक्किम वाली लोकेशन इसकी है। इसी क्रम में और भी है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, ये आपका सासुर है,
लिंगदम के नीचे साशुर मठ है, तो ये लाहौल स्पीति वाला क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का। उसके नीचे मिंद्रालिंग मठ है या मॉनेस्ट्री है, ये देहरादून में पड़ती है उत्तराखंड में। उसके बाद रूमटेक है, तो रूमटेक गंगटोक सिक्किम में काफ़ी बड़ा है ये। तवांग मठ जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, और नामड्रॉलिंग मॉनेस्ट्री जो है ये मैसूर कर्नाटक में है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो अधिकतर उत्तर दिशा में ही है, कुछ जो है वो दक्षिण में है, जिनमें से कि आपने केरल वाला देखा, माफ कीजिएगा, ये मैसूर कर्नाटक वाला देखा जो कि नामड्रॉलिंग मठ। इतना देखने के बाद अब आगे चलते हैं। वहाँ हमने प्राचीन भारत वाले इतिहास के हिस्से को देख रखा था। अभी आधुनिक भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं यहाँ पर आ गई हैं, तो थोड़ा मिक्सचर चलता रहेगा। कुल मिलाकर उद्देश्य ये है इस वीडियो का कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको मिल जाए। ये क्रमबद्ध तरीके से रहे या ना रहे उस बात पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन दिए हुए हैं और उनका संबंध मॉडर्न इंडिया से है। इंस्टीट्यूशन का नाम दिया है, वर्ष का नाम दिया है, संस्थापक का नाम दिया है, और इससे प्रश्न बनते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहली जो संस्था है वो है भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल एसोसिएशन। स्थापना का वर्ष है 1876 और संस्थापक कौन है? आनंद मोहन बोस है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, ये दो जने हैं। इसके बाद यूनाइटेड इंडियन कमेटी, ये आप देख रहे हैं, तो 1883 ये इसकी स्थापना का वर्ष है। व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। वेदांत कॉलेज, ये आप देख रहे हैं, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये 1825 में स्थापित होता है राजा राममोहन राय के द्वारा, ये आपने पढ़ा भी है। यंग बंगाल आंदोलन, ये जो है ये मूवमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो हेनरी लुई विवियन डिरोजियो, इनका नाम आता है, इन्हें आप विवियन डिरोजियो के तौर पे देखते हैं। 1826 इसका वर्ष है। इसके बाद ब्रह्म समाज 1828 कलकत्ता, और राजा राममोहन राय से इसका संबंध है, मतलब वही इसके फाउंडर हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये 1924 में स्टैब्लिश होती है। BR अम्बेडकर इसके संस्थापन करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये 1925 में स्थापित होता है हेडगेवार के द्वारा। उसके बाद नौजवान भारत सभा 1926, भगत सिंह, छबील दास और यशपाल के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। 3 संस्थापक हैं, उन्हें याद रखिएगा। उसके बाद परमहंस मंडली 1849 में स्थापित होती है बॉम्बे में, जो तत्कालीन मुंबई है। गोपाल हरि देशमुख के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। रहनुमाई मजदे आसन, ये जो सभा है ये 1851 में स्थापित होती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसके बाद बालिका विद्यालय, तो बालिका विद्यालय की जो पहल है, ऐसा नहीं कि बालिका विद्यालय एक ही स्थान पे होते हैं, ये विभिन्न स्थानों पर बाद में खोले गए, लेकिन इसकी शुरुआत और पहल की जाती है 1851 में ज्योतिबा फूले के द्वारा। इसके बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये वाली जो संस्था है इसकी स्थापना होती है 1905 में बॉम्बे में। गोपाल कृष्ण गोखले इसके फाउंडर माने जाते हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग 1906 आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा ढाका में इसकी नींव रखी जाती है। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को आप देख रहे हैं, तो 1866 में ये लंदन में स्थापित होता है, और इसके जो स्थापन करता है वो दादा भाई नौरोजी हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद देख लीजिए, पूना सार्वजनिक सभा है, ये 1867 में स्थापित होती है। महादेव गोविंद रानाडे, ये इसके संस्थापक हैं। प्रार्थना समाज, बॉम्बे इसकी स्थापना का स्थान है, और 1867 में इसकी भी स्थापना होती है। केशव चंद्र के सहयोग से महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, इसके अलावा देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये लोग जो है मिलकर सामूहिक रूप से इसकी स्थापना करते हैं। इसके बाद सत्यशोधक समाज, ये आप देख लीजिए, 1873 पुणे, यहाँ पर इसकी लोकेशन दी हुई है पुणे, और स्थापना का जो वर्ष है वो कौन सा है? 1873 है। ज्योतिबा फूले के द्वारा इसकी स्थापना होती है। इसके बाद अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये जो कॉलेज है इसकी स्थापना अलीगढ़ में होती है। नाम से स्पष्ट है कहाँ पर स्थापित होता है। 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसकी स्टैब्लिशमेंट की जाती है। इसके बाद इंडियन लीग है। इंडियन लीग को 1875 में स्थापित किया जाता है शिशिर कुमार घोष के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है, जानते ही हैं। इसकी जो डेट है उसको याद रखिएगा, 1875 बॉम्बे। इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये आप देख रहे हैं, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ये बाद में भारत में आती है, लेकिन पहले इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? न्यूयॉर्क में होती है, मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। इसके बाद मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, ये जो है ये 1863 में कोलकाता में स्थापित होती है अब्दुल लतीफ जी के द्वारा। देव समाज, ब्रह्म समाज आपने पीछे देखा, अभी देव समाज है, ये लाहौर में स्टैब्लिश होता है 1887 में, यहाँ आप डेट देख लीजिएगा। और पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी जाती है। ये थोड़ा सा अलग है, जो पारंपरिक आप देखते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके बाद देखिए, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, महादेव गोविंद रानाडे इसके संस्थापक हैं। शारदा सदन, ये जो है 1889 में स्थापित होता है, रमाबाई के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद रामकृष्ण मिशन 1897 बेल्लूर, स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक हैं, आप जानते ही हैं। डेट याद रखिएगा, डेट से भी प्रश्न आते हैं, क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कीजिए कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। उसके बाद अभिनव भारत संस्था, ये सब है। तो अभिनव भारत संस्था को आप देख लीजिए, 1904 में इसकी स्थापना होती है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। उसके बाद सोशल सर्विस लीग, ये आप देख रहे हैं, तो 1911 में इसकी नींव रखी जाती है बॉम्बे में श्री नारायण मल्हार जोशी जी के द्वारा, ये आपने देखा। उसके बाद विश्व भारती 1912 में इसकी स्थापना होती है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गदर पार्टी, लाला हरदयाल इसकी नींव रखते हैं और 1913 इसकी डेट है।
इसके बाद हिंदू महासभा, ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया जाता है और इसकी जो तारीख है उसे आप देख रहे हैं 1915। उसके बाद होम रूल लीग 1916, तिलक और एनी बेसेंट दोनों जने की अपनी अपनी होम रूल लीग थी और इनके विचार आपस में मेल नहीं खाते थे, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। उसके बाद आगे चलते हैं, विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में ये इस्टेब्लिश होता है, लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। खिलाफत आंदोलन 1919 में सामने आता है और कुछ समय तक चलता है, तो अली बंधु जो थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, 2 ब्रदर्स थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ये 1920 में स्टैब्लिश होती है और NN जोशी ये इसके संस्थापन करता है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ देखिए स्वराज पार्टी है, तो स्वराज पार्टी आप जानते ही हैं कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा स्थापित होती है और इसकी जो डेट है वो 1923 है। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये जो है HRA ये 1924 में स्थापित होती है सचिंद्र नाथ सान्याल जी के द्वारा और एक और बनती है बाद में, मतलब इसी में संशोधन हो जाता है। सोशलिस्ट यानी जो समाजवादी विचारधारा है वो जाकर इस एसोसिएशन के साथ जुड़ जाती है, तो इसका नाम बदलकर हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और ये स्थापित होती है 4 साल बाद 1928 में भगत सिंह के द्वारा, क्योंकि उनके विचारधारा में समाजवादी विचार शामिल थे। इसके बाद खुदाई खिदमतगार ये जो है ये 1930 की स्थापना इसकी है, अब्दुल गफ्फार खां ये इसके संस्थापक हैं। हरिजन सेवक संघ पुणे में स्थापित होता है 1932 में, महात्मा गांधी इसके संस्थापक हैं, फाउंडर है। यहाँ तक हमने देखा, और भी है। यहाँ देखिए स्वतंत्र श्रमिक पार्टी ये है, आपको दिखाई दे रहा है इंडियन लेबर पार्टी, तो 1936 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस की पहल थी 1939। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज ये देख रहे हैं आप, आज़ाद हिंद फौज तो 1942 रास बिहारी बोस और आज़ाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद नीचे देख लीजिए ये आपका निरंकारी मूवमेंट है, 1840 में चलता है और दयाल दास, रतन चंद, इसके अलावा दरबारा सिंह ये लोग इसमें फाउंडिंग मेंबर के तौर पर दिखाई देते हैं। इसके बाद मानव धर्म सभा है, ये क्रम से आप देखते चलिए, ये 1844 की स्थापना है इसकी, यहाँ आपने देखा। और यहाँ आप देख लीजिए दुर्गा राम मेहता जी ये इसके संस्थापक हैं। इसी क्रम में नामधारी समाज जो था इसकी स्थापना 1857 में, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, पंजाब में होती है राम सिंह के द्वारा। उसके बाद नीचे यहाँ राधा स्वामी सत्संग का नाम आता है, तो 1861 में ये आगरा में स्टैब्लिश होता है तुलसी राम जी के द्वारा। दारुल उलूम ये जो है ये देवबंद में स्थापित होता है 1866 में मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा। और नौदा उल उलेमा ये सब जो इस्लामिक संस्थाएं हैं ये 1894 में लखनऊ में स्थापित होती है मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा। इसके बाद पूना सेवा सदन ये आप देख रहे हैं 1909 इसकी डेट है, पुणे में स्थापित होता है श्रीमती रमाबाई रानाडे और GK देवधर। इसके बाद सेवा समिति है, क्रम से देखते चलिए, तो सेवा समिति की स्थापना होती है 1914 में इलाहाबाद में और HN कुंजरू ये इसके संस्थापक हैं। एशियाटिक सोसाइटी 1784 विलियम जोन्स। आत्मीय सभा 1815 कलकत्ता राजा राममोहन राय। तत्वबोधिनी सभा 1839 कलकत्ता देवेंद्र नाथ ठाकुर। उसके बाद धर्म सभा 1829 कलकत्ता राधाकांत देव, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा ये आप देख रहे हैं 1843 है, दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक हैं। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो 1885 A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है सेफ्टी वाल्व के तौर पे। इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता, KT तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी जाती है। इसके बाद ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ये जो है ये 1927 में स्थापित होती है पुणे में और इसके जो संस्थापन करता है वो कौन है, ये मार्गरेट कजिन है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का नाम आता है, तो 1903 में इसकी स्थापना होती है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। इसके बाद इंडिया हाउस यानी इंडियन होम रूल सोसाइटी इसको कहा जाता है, असल में इसका जो शॉर्टकट है वो इंडिया हाउस है। ये लंदन में स्थापित होता है 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है, मतलब ये इसके फाउंडर माने जाते हैं। परोपकारिणी सभा ये इसकी डेट यहाँ पर नहीं दी है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, इतना हमने देखा। इसके बाद जो अगला इसमें मुद्दा है वो है भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या, यानी कौन से क्रांतिकारी ने किसको मारा, कब मारा, ये सब आपको देखना है। तो यहाँ देख लीजिए ब्रिटिश अधिकारियों का नाम पहले दे रखा है टेबल में, उसके बाद बीच में क्रांतिकारी जो कि इन्हें मारते हैं, मतलब इनके करनी का इन्हें दंड देते हैं, और उसके बाद वर्ष दे रखा है। तो पूना प्लेग का जो कमिश्नर था, मतलब ये पूना का जो प्लेग कमिश्नर था, प्लेग उस समय बहुत तेज महामारी के तौर पर दिखाई देता था। प्लेग, चेचक इस तरह की बीमारियां महामारी का रूप ले लेती थी, समुचित इलाज और वैक्सीनेशन नहीं था और लोगों में जागरूकता नहीं थी और अंग्रेज इतने भलाई वाले थे नहीं। तो इसके चलते जब महामारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और सामाजिक दबाव बढ़ने लगता था तो तरह तरह के कमीशन स्थापित किए जाते थे, और उसी में से ये है। तो पूना का जो प्लेग कमिश्नर था रैंड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट, इन दोनों जने का नाम आता है। तो ये जो ब्रिटिश अधिकारी है इनकी हत्या कौन करते हैं, चापेकर बंधु करते हैं। चापेकर का मतलब है दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर,
इन दोनों जने के द्वारा इनका मर्डर किया जाता है और ये 1897, मतलब जो तारीख है वो 1897 है। उसके बाद जो अगला है वो मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड, इसकी हत्या होती है प्रफुल्ल चंद चाकी और खुदीराम बोस। लेकिन ये जो प्रयास है ये असफल प्रयास रहता है, मतलब किंग्सफोर्ड को ये मारने वाले थे और उसमें जो प्रयास होता है वो सफल नहीं हो पाता है। बाद में क्या होता है, इसमें खुदीराम बोस ये पकड़ लिए जाते हैं और प्रफुल्ल चंद चाकी आत्महत्या कर लेते हैं। 1908 ये इनका क्रियाकलाप था उसका वर्ष है। अब इसके बाद आगे चलते हैं और सबसे कम आयु में फांसी पाने वाले खुदीराम बोस थे। बाद में अंग्रेज गवर्नमेंट जब विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो इनके शरीर के बहुत सारे टुकड़े करवाकर अलग अलग स्थानों पर फिकवा देती है, मतलब लाश हाथ नहीं लगती। इसके बाद कर्नल वायली का नाम आता है, तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा इन्हें मारा गया था 1909 में। इसके बाद सैंडर्स, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ये इसके हत्या करता है। यहाँ डेट देख लीजिए 1928। उसके बाद मिस्टर और मिसेस कनेडी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी, मतलब गलती से कनेडी की गाड़ी पर जो बग्घी जाती रहती है उस पर बम फेंक देते हैं लोग, जानते नहीं है कि वो किंग्सफोर्ड की गाड़ी नहीं है। तो असफल प्रयास इसीलिए था, यहाँ आपने देखा ना, तो असफल इसीलिए हो जाता है क्योंकि कनेडी का परिवार वहाँ पर नष्ट हो जाता है 30 अप्रैल 1908। और उसी के बाद फिर क्रांतिकारी जो है वहाँ से पलायन कर जाते हैं। इसके बाद जैक्सन, ये एम.टी. जैक्सन है, नासिक के कलेक्टर उस समय थे। तो इनकी हत्या करने वाले व्यक्ति कौन है, अनंत लक्ष्मण कन्हेरे हैं, जो कि अभिनव भारत के सदस्य थे और 1909 इसकी डेट है। उसके बाद कलकत्ता का जो पुलिस कमिश्नर था चार्ल्स टेगार्ट, इसको गोपीनाथ साहा ने मारा था। ये चार्ल्स समझकर गलती से उन्होंने अर्नेस्ट डे नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। यहाँ दिक्कत ये होती थी कि क्रांतिकारी लक्ष्य लेकर कुछ और जाते थे, लेकिन वो पहचानते कायदे से नहीं थे कि फला व्यक्ति वही है। तो भ्रम में भी कभी कभी कुछ जो निर्दोष व्यक्ति है या दूसरा आदमी है उसकी हत्या हो जाती थी, जैसे कि पीछे आपने जो किंग्सफोर्ड वाला मामला है उसको देखा था। 1924 इसकी डेट है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है और घटनाएं हैं। ज़्यादातर जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रवृत्ति होती है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की ओर झुकी हुई होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एंशियंट और मेडिवल के प्रश्न पूछे नहीं जाते, कभी कभी यूपीएससी या यूपीपीसीएस दोनों का मन कर लेता है तो अच्छी खासी मात्रा में प्रश्न पूछ लेता है, लेकिन फैक्ट और डाटा ज़्यादातर यहीं से कवर होते हैं, तो इसको देख लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे मूवमेंट और इवेंट दिए हुए हैं, इन्हें देखिए, इनका वर्ष देखिए और इनका एसोसिएशन किससे था, मतलब इनका संबंध किससे था वो दिया हुआ है। तो पहला माउंटेग्यू डिक्लेरेशन है, यानी माउंटेग्यू घोषणा। तो इसका जो वर्ष है वो 20 अगस्त, मतलब डेट के साथ दिया हुआ है, तो 20 अगस्त 1917 भारत के जो मंत्री थे यानी इंडिया मिनिस्टर थे लॉर्ड माउंटेग्यू, उनकी घोषणा थी। इसके बाद रॉलेट एक्ट को आप देख रहे हैं, तो ये 19 मार्च 1919 की तारीख है। काला कानून इसको कहा गया, और क्यों कहा गया, तो इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, मतलब सिर्फ उस पर डाउट हुआ, और अंग्रेजों को तो जितने भारतीय थे या जितने भी भारतीय युवा क्रांतिकारी थे उनके ऊपर डाउट ही था, तो इसीलिए इसको काला कानून कहा गया कि मनमाने तरीके से अपनी मनमानी करके ये गिरफ्तारी करवा सकते हैं। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको कौन भूल सकता है, 13 अप्रैल 1919 ये इसकी डेट है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और जनरल डायर के द्वारा यहाँ आदेश दिया गया था कि गोलियां बरसाओ, और बाग का निकलने का जो मुहाना था वो सिर्फ एक ही था, और अंदर बहुत भारी मात्रा में भीड़ जमा थी। शांतिपूर्वक वहाँ वार्तालाप हो रहा था और प्रदर्शन हो रहा था, और अंत में बहुत बेहिसाब संख्या में लोग मारे जाते। इसके बाद हंटर कमेटी की रिपोर्ट का जो पब्लिश होने की डेट है वो 28 मई 1920 है। जलियांवाला बाग से संबंध था हंटर कमेटी का, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, ये आपने देखा जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन है वो भी महत्वपूर्ण है। कहाँ पर होते हैं, उनका संबंध किससे था, किस अधिवेशन में क्या संकल्प लिया जाता है, क्या घोषणा होती है, कहाँ पर राष्ट्रगीत गाया जाता है, कहाँ राष्ट्रगान पहली बार गाया जाता है, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो देखिए कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था ये दिसंबर 1920 में संपन्न होता है, और यहीं पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है, यानी जो रिजोल्यूशन है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का वो यहीं पर पास होता है। इसके बाद असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब से होता है, तो 1 अगस्त 1920 को ये शुरू होता है। महात्मा गांधी इसके शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे, और वही इसको समाप्त भी करते हैं चौरी चौरा के बाद। इसके बाद अब देख लीजिए चौरी चौरा आ गया। 5 फरवरी 1922 उग्र भीड़ पूरे पुलिस थाने को फूंक देती है, आग लगा देती है, और अंदर पुलिस वाले जिंदा जलकर मारे जाते हैं। ये उनका गुस्सा था भीड़ का, और इससे गांधी जी काफ़ी आहत होते हैं और आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। हालांकि उन्हें बहुत जनविरोध का सामना करना पड़ता है, लोग आरोप लगाते हैं कि उनकी प्लानिंग कुछ और चल रही थी। इसके बाद चलते हैं आगे, तो स्वराज पार्टी, यहाँ वही कहा गया है। चौरी चौरा कहाँ था, गोरखपुर जिला जो यूपी का है वहाँ पे था, और इसकी ये जो घटना है इसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। असल में उनके दिमाग में सविनय अवज्ञा वाला जो प्रस्ताव है वो चल रहा था, तो यहाँ वो देख रहे थे कि असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। शुरुआत में तो लोग बड़े ही जोश खरोश के साथ यहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन अभी लक्ष्य प्राप्त होता दिख नहीं रहा है, तो कुछ नई पहल करनी चाहिए, ये भी एक योजना थी। फिलहाल स्वराज पार्टी को देखिए, तो स्वराज पार्टी का जो यहाँ स्थापना वर्ष है वो 1 जनवरी 1923 है। पीछे हमने देखा ही था कि जो इसके फाउंडिंग मेंबर हैं या जो इसके फाउंडेशन रखने वाले व्यक्ति हैं वो मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे और सबसे प्रख्यात बैरिस्टर या वकील के तौर पे देखे जाते थे, और उसके अलावा CR दास, ये दोनों जने स्थापना करते हैं इसकी। इसके बाद साइमन कमीशन,
इसकी नियुक्ति होती है, इसकी अपॉइंटमेंट होती है 8 नवंबर 1927 को। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष रहते हैं और उन्हीं के नाम से इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। और इसमें 7 सदस्य रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने मेंबर रहते हैं? 7। उसके बाद साइमन कमीशन भारत आता है। पहले तो इसकी स्थापना होती है और स्थापना की जो डेट है वो ध्यान दीजिएगा। भारत कब आता है? 3 फरवरी 1928 को। और भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसकी विरोध होती है, मतलब इसका विरोध होता है और लाठी चार्ज होता है। फिर लाठी का प्रहार उन पर होता है, वो घायल होते हैं और अंत में मर जाते हैं उसी चोट की वजह से। लेकिन मरने से पहले कहते हैं कि मेरे शरीर पर लगी हुई जो एक एक लाठी की चोट है वो अंग्रेजी सरकार की ताबूत में कील साबित होगी। जितनी चोट पड़ी है उतनी कीलें ठोंकी जाएंगी, ये कहा उन्होंने। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट है। तो 28 अगस्त 1928 ये इसकी तारीख है। पंडित मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में इसे स्थापित किया जाता है और इसे दिया जाता है। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह 1928 अक्टूबर 1928 ये इसकी तारीख है। गुजरात में किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में आंदोलन चल रहा था या उनके मन में असंतोष था, तो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन किया जाता है और इसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में या भारी मात्रा में सफलता प्राप्त होती है। और जब वो वहाँ सफल होते हैं एक लीडर के तौर पे, तो वहाँ की महिलाएं, बारदोली की जो महिलाएं हैं, वो इन्हें सरदार की उपाधि देती। तो वहीं से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस को आप देख रहे हैं। तो ये जो केस था ये 8 अप्रैल 1929 का है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो ब्रिटिश असेंबली थी वहाँ पे बम फेंका जाता है। किसी को मारना उद्देश्य नहीं था, बहरों को सुनाना, बहरों को सुनने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, ऐसा भगत सिंह का कहना था और सही बात है। तो ऐसा करने के लिए बम फोड़ा गया था। इसके बाद आगे चलते हैं। और क्रांतिकारी इतने जीवट रहते हैं कि वो भागते नहीं हैं, वहीं पर खड़े रहते हैं और नारे लगाते हैं। इसके बाद ऐसा ही जज्बा होना चाहिए। कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में गरम दल और नरम दल में। ये आप देख रहे हैं, सूरत वाली जो फूट है उसके तौर पे इसे देखा जाता है। इसके बाद होम रूल आंदोलन 1916, तिलक और रेनी बेसेंट। और लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट जो आप कहते हैं वो दिसंबर 1916 का है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है। और सविनय अवज्ञा की जो डेट है उसे भी देख लीजिएगा, 6 अप्रैल 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। पहला गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं आप जानते हैं। तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है पहला वाला, उसकी डेट है 12 नवंबर 1930 और प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, उन्हीं की अध्यक्षता में लंदन में इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को और महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन था उस समय, उनके बीच में एक समझौता होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा होती है। और बदले में यहाँ पर कांग्रेस की भी जो मांगे हैं उनको भी माना जाता है कुछ हद तक। लेकिन यहाँ गांधी जी से अपेक्षा की जा रही थी कि वो भगत सिंह की फांसी इसी में माफ़ करवा लेंगे, लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं करते। इसके बाद जो सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस है उसमें 7 सितंबर 1931 की तारीख है। गांधी जी एकमात्र यही जो सम्मेलन था उसमें हिस्सा लेते हैं, भाग लेने के लिए जाते हैं और लौट कर आते हैं तो उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। उसके बाद कम्युनल अवार्ड, जिसे कि सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है, इसकी जो डेट है वो 16 अगस्त 1932 है। मैकडोनाल्ड के द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व को प्रदान किया गया। उसके बाद पूना पैक्ट यरवदा सेंट्रल जेल में ये चलता है। तो 24 सितंबर 1932 ये इसकी तारीख है। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है, दलितों के लिए जो अलग सीटों का निर्धारण कर दिया गया था उसके चलते। अब इसके बाद जो थर्ड गोलमेज कॉन्फ्रेंस है, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसकी जो डेट है उसको याद रखिएगा, 17 नवंबर 1932 और कांग्रेस इसमें हिस्सा नहीं लेती है। सिर्फ जो दूसरा वाला है उसी में गांधी जी की ओर से यहाँ लोग हिस्सा लेते हैं। उसके बाद देखिए आगे वाला, अंतरिम सरकार की स्थापना, जो इंतरिम गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश होती है 2 सितंबर 1946 को। नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं इसके। उसके बाद माउंटबेटन घोषणा या माउंटबेटन योजना जो है ये जून 1947 में आती है, 3 जून 1947 की डेट है। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के विभाजन का प्लान लेकर ही आया था और वही योजना इसमें शामिल। इसके बाद आज़ादी की प्राप्ति होती है, इंडिपेंडेंस जो है वो 15 अगस्त 1947 को। अब 15 अगस्त 1947 ये मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके लिए काफ़ी पुण्य वाली तारीख थी और इसीलिए इसको डिसाइड किया जाता है। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पे अंधविश्वास से जोड़कर इसे देख रहे थे। वैसे अपनी ओर से जो आज़ादी का दिन घोषित किया गया था वो 26 जनवरी था, घोषणा नेहरू जी के द्वारा की गई थी। तो उस तारीख पे हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये हमने देखा। और इसके लिए जो घोषणा होती है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद अगस्त ऑफर, यहाँ क्रम से नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आपको तारीखों से मतलब है। तो अगस्त ऑफर की जो डेट है वो 8 अगस्त 1940 है। वायसराय निम्नलिखितों के द्वारा ये यहाँ पर आता है। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जो है वो प्रस्ताव पर प्रस्ताव देती है और वो चाहती है कि भारतीय लोग या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के सहयोग के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है, विरोध बढ़ता जाता है और अंत में अंग्रेजों को लगता है कि उनकी दाल गलने वाली नहीं। तो देखिए क्रिप्स प्रस्ताव जो है इसकी डेट है मार्च 1942। स्टैफर्ड क्रिप्स जो है उनके द्वारा इसे लाया जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव, जब भारतीयों को ये महसूस हो जाता है और गांधी जी को भी अब ये लगने लगता है कि सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है, तो वो टेढ़ी उंगली करने की सोचते हैं और ये शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत ही उग्र और बहुत कायदे का आंदोलन होता है, मतलब पूरा एकदम बच्चा बच्चा जो जन समुदाय होता है वो इससे जुड़कर प्रयास करता है।
ये आप देख रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट है क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये 8 अगस्त 1942 से शुरू होता है। अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। शुरुआत करने वाले महात्मा गांधी थे। हालांकि जैसे ही घोषणा होती है वैसे ही फिर बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन तब नीचे वाले जो नवयुवक दल हैं या जो महिला और बच्चे होते हैं या अन्य व्यक्ति होते हैं जो नीचे माने जाते हैं, तो वो इस आंदोलन की बागडोर संभाल लेते हैं। इसके बाद शिमला सम्मेलन को आप देख रहे हैं 25 जून 1945 को होता है और सभी जो राजनीतिक दल थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके बीच में यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है। नौसेना विद्रोह यानी जो नेवल रिवोल्ट था, ये फरवरी 1946 में 19 फरवरी 1946 को होता है। यहाँ इंग्लिश वाले में डेट दी है तो उस पूरी डेट को देखिएगा। मुंबई में होता है और INS तलवार के जो सैनिक थे उनके द्वारा ये बगावत की जाती है, इसे आपने देखा। उसके बाद क्लीमेंट एटली की जो अनाउंसमेंट होती है या डिक्लेरेशन होता है, ये फरवरी 1946 में होता है, इसे आप देख रहे हैं। और भारत को आज़ाद कराने का आश्वासन यहाँ पर दिया गया था, इसे हमने देखा। उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आता है, ये आप देख रहे हैं। तो कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 को। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के यहाँ पे 3 मेंबर्स रहते हैं, पैथिक लॉरेंस हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स हैं और AB अलेक्जेंडर है, ये भारत आते हैं। और कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को होता है। मतलब 3 मेंबर्स थे ब्रिटिश कैबिनेट के, पैथिक लॉरेंस हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स हैं और AB अलेक्जेंडर है। ये इंडिया को विजिट करते हैं और जो कैबिनेट मिशन प्लान है इसकी पब्लिश होने की जो डेट है वो 16 मई 1946 की, इसे आपने देखा। उसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग का है और भयंकर मात्रा में सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं इसके एवज में। 16 अगस्त 1946, मतलब पुरजोर प्रयास चल रहा था कि देश को अलग किया जाए, मतलब देश को काटा जाए, विभाजन किया जाए, तो मुस्लिम लीग के द्वारा होता है। इसके बाद भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को होती है और पहले जो राष्ट्रपति बनते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भूदान आंदोलन का संबंध किससे है, तो पहले संबंध जाने दीजिए, डेट देखिएगा। भूदान मूवमेंट 1951, मतलब 18 अप्रैल 1951 ये इसकी डेट है। शुरुआत पोचपल्ली नलगोंडा जो तेलंगाना वाला क्षेत्र है वहां पे विनोबा भावे ने की थी और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले, इसमें भूदान इसका नाम है तो भूमि दान में देने वाला ये आंदोलन था। तो सबसे पहले जमीन दान में किसने दी थी, रामचंद्र रेड्डी ने, वही आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहली जो डोनेशन है, लैंड डोनेशन, वो इनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद बंग भंग आंदोलन 1905, बंगाल विभाजन के विरुद्ध ये चलता है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, मई 1934, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SN जोशी ये इसके प्रारंभकर्ता होते हैं। समाजवादी जो बिगुल है उसको बजाते हैं। मुक्ति दिवस यानी डे ऑफ डिलीवरेंस, ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। कब, मुस्लिम लीग के द्वारा, जब कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल है उनका पूरा त्यागपत्र इकट्ठे ही दे दिया जाता है, कांग्रेस के मंत्रिमंडल अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो इसी खुशी में मुस्लिम लीग के द्वारा ये मनाया जाता है। पाकिस्तान की मांग की जाती है 23 मार्च 1940 को और मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन था वहां पे इस मांग को उठाया जाता है। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, यहाँ मुस्लिम लीग का भी है और कांग्रेस का भी है, तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वो दिसंबर 1929 में होता है और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहाँ पर पारित होता है, जिसे कि रावी की शपथ भी कहा जाता है। रावी नदी के तट पे होता है और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। नेहरू जी ये घोषणा करते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए और वहीं पर ये डिक्लेयर होता है कि आज़ादी की जो डेट है वो 26 जनवरी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए स्वाधीनता दिवस की घोषणा होती है 2 जनवरी 1930 को, यहाँ आप देख रहे हैं। तो ये अधिवेशन से ही संबंधित है, मतलब मन यहीं से बन गया था कि 26 जनवरी 1930 वाला जो डेट है उसको हम लोग स्वाधीनता दिवस के तौर पे मनाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए 2 जनवरी 1930 को कायदे से स्वाधीनता दिवस की घोषणा होती है, कांग्रेस के द्वारा होती है। तो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की अनाउंसमेंट की जाती है। उसके बाद नमक सत्याग्रह को आप देख रहे हैं 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ये चलता है और महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम जो उनका था वहाँ से दांडी जाकर, दांडी नाम का स्थान था, वहां तक जाकर नमक बनाया जाता है सांकेतिक तौर पर और नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है। दांडी मार्च आप देखते हैं, ये चीज़ है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अशोक के शिलालेख आ गए। अभी हम लोग आधुनिक युग में सफर कर रहे थे, अभी फिर पीछे लौट आए हैं, यानी जो मौर्य निरा है उसमें आ गए हैं। तो अशोक के शिलालेख, इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए देखते हैं। पहला जो इंस्क्रिप्शन था, दूसरा जो इंस्क्रिप्शन था, तीसरा था, इनका संबंध किससे है, यहीं से प्रश्न बनता है। तो देखिए जो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है यानी शिलालेख है, इसका सब्जेक्ट है पशु बलि की निंदा। अशोक अहिंसावादी बन जाते हैं, ये आप जानते हैं। कलिंग युद्ध के बाद उन्हें आत्मग्लानि होती है, लगता है कि बहुत मारकाट मचा ली, तो अब अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए और फिर बौद्ध धर्म की शरण में जाते हैं। तो पशु बलि की ये निंदा करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि एनिमल सेक्रीफाई अब नहीं होगा या कम मात्रा में होगा। पहले धीरे धीरे कम करते हैं और उसके बाद एकदम बंद करने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो शिलालेख है उसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो ह्यूमन्स और एनिमल दोनों के लिए होना चाहिए। और जो मेडिकल यहाँ पे हर्ब्स हैं, रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन सब के बारे में यहाँ कहा गया है। मतलब इनको यहाँ प्लांट किया जाएगा यानी लगाया जाएगा, औषधीय जो पौधे हैं। उसके अलावा कुएं खुदवाने के बारे में भी यहाँ उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, डिगिंग ऑफ वेल्स। तो ये सब चीज़ें उल्लेख कहाँ से मिलता है, ये दूसरे शिलालेख से प्राप्त होता है। तीसरा जो शिलालेख है उसमें किस चीज़ का उल्लेख प्राप्त होता है, तो इसमें राजकीय अधिकारियों को ये ऑर्डर दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, मतलब अपने क्षेत्र का दौरा करें। और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। मतलब इसमें यह मेंशन किया गया है कि जो प्रादेशिक हैं,
जो रज्जुक हैं और जो युक्त हैं, इनके बारे में कहा गया है कि दे आर नीड फॉर, यहाँ नीचे आपने देखा, गोइंग ऑन टूर ऑफ इंस्पेक्शन एवरी 5 ईयर एज पार्ट ऑफ देयर अदर ड्यूटीज़। अब यहाँ पे जो प्रीचिंग धर्म, अब कहने का मतलब ये है, इसको पूरा समझ लीजिए, इस सेंटेंस का तात्पर्य क्या है। जितने भी राजकीय अधिकारी हैं, राजकीय अधिकारियों का नाम यहाँ दिया है, जैसे प्रादेशिक है, रज्जुक है, युक्ता है, तो ये सब 5 वर्ष के अंतराल पे अपने क्षेत्र का दौरा करें और जो धार्मिक उपदेश है, धम्म का उपदेश है, यहाँ पर बौद्ध धर्म का जो धर्म है या धम्म है वो डिफरेंट है और अशोक का धम्म अलग है। वहाँ पे कर्तव्य पालन की शिक्षा दी गई है, तो उस कर्तव्य पालन वाले धम्म का उपदेश ये अधिकारी दें, ऐसा यहाँ पे इनसे अपेक्षा की गई थी। और उसके बाद कहा गया कि अडॉप्टिंग लिबरल एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्राह्मण एंड सरमन्स, ये आपने देखा। उसके बाद चौथा, मतलब ब्राह्मणों के साथ भी जो लिबरल एटीट्यूड है वो दर्शाया जाए और इसके अलावा जो सरमन्स हैं उनके साथ भी इसी प्रकार का बर्ताव किया जाए। चौथी वाली जो इसमें शिलालेख आपको दिखाई देता है, इसमें भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष की घोषणा की गई। जो भेरी घोष है यानी वॉर ड्रम है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है और उसके स्थान पर धम्म घोष को लगा दिया गया है। ये किंग अशोक के द्वारा यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू टू दिस ड्यूटी इस तौर पे दर्शाया जाता है। उसके बाद 5वें नंबर का आप देख रहे हैं, इसमें धर्म महामात्र की जो नियुक्ति है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ आप देख रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्र, द स्पेशल कैडर, यहाँ नीचे आपने देखा द स्पेशल कैडर ऑफ ऑफिशियल इंटरेस्टेड टू स्प्रेड धम्म विद इन द किंगडम। मतलब ये जो धम्म महामात्य होते थे, इनका उद्देश्य या नियुक्ति का जो पर्पस होता था वो यही होता था कि ये धर्म को स्प्रेड करें, जितना हो सके उतना इसका प्रचार प्रसार करें। उसके बाद जो 5वें वाले के बाद 6वां वाला आप देख रहे हैं, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मतलब मंत्री परिषद और जो ऑफिसर्स थे, जैसे कि पुलशनी या फिर प्रतिवेदक थे, रिपोर्टर्स थे, उनके बारे में भी उल्लेख प्राप्त होता है। और इसके अलावा सेल्फ कंट्रोल की जो शिक्षा है वो इसमें दी जाती है। तो यहाँ हिंदी में कुछ और इंग्लिश में कुछ और आपको दिखाई दे रहा है, दोनों को देखिए, सिर्फ हिंदी वाला नहीं और सिर्फ इंग्लिश वाला नहीं, क्योंकि दोनों को मिलाकर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो इन शिलालेखों से संबंधित है। इसके बाद जो 7वां वाला है, इसमें कहा गया है कि जनता के लिए कल्याणकारी कार्यों के साथ धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई और न केवल अपने राज्य में बल्कि जो चोल चेर पांडे पड़ोसी राज्य आदि थे, उत्तर पश्चिम में एंटियोकस, इन सब के लिए इसमें प्रावधान प्राप्त होता है। तो रिलीजियस जो टॉलरेंस है वो सभी सेक्ट के लिए और वेलफेयर जो पूरा पब्लिक का है वो इसमें शामिल था। केवल अपने राज्य में नहीं बल्कि जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनका भी यहाँ कल्याण हो, ऐसा अशोक का उद्देश्य था। और इसमें जो नाइबरिंग किंगडम है, जैसे कि चोल चेर पांडे हैं, जो कि अशोक के अधीन नहीं थे, उनके नियंत्रण से बाहर थे, भले ही भारतवर्ष का हिस्सा थे, तो उनके साथ भी वही जो टॉलरेंस वाला व्यवहार है वो किया जाए। इसके बाद मतलब आक्रामक नीति को यहाँ पर त्याग दिया गया था। उसके बाद जो 8वां शिलालेख है उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे रॉयल प्लीजर टूर, यानी जिसे विहार यात्रा कहा जाता था, तो ये शाही विहार यात्रा, इसको धम्म यात्राओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। मतलब रास रंग के उद्देश्य से जो पहले यात्रा की जाती थी उसको यहाँ पे अब धम्म यात्रा में तब्दील कर दिया गया था। और अशोक स्वयं बोध गया के संबोधि गए थे, मतलब बोध गया की यात्रा करते हैं और बुद्ध से संबंधित जो स्थान होते हैं वहाँ ये जाते हैं, ये आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, 9वें नंबर के शिलालेख को देखते हैं। तो इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख प्राप्त होता है। यही कहा गया है, क्रिटिसिज्म ऑफ द यूजलेसनेस ऑफ वेरियस सेरेमनीज, इंस्टेड ले स्ट्रेस ऑन धर्म एंड, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं, ये इंग्लिश वाला जो फॉर्मेट है उसको भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें अधूरी बात हिंदी वाले में कही गई है, पूरा उसको इंग्लिश में किया गया है, ऑन धर्म एंड मोरल कंडक्ट। तो ये इनका उपदेश था या उद्देश्य था, जिसको कि यहाँ शिलालेख में देखा जाता है। उसके बाद 10वें नंबर का देखिए, तो 10वें वाले में कहा गया है कि किंग जो था वो डिजायर करता था कि नो मोर फेम और ग्लोरी, मतलब राजा को बहुत ज़्यादा अब कोई शानो शौकत या यश और कीर्ति की अपेक्षा नहीं है, वो सिर्फ जन कल्याण चाहता है। और अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी सिर्फ अपने बारे में नहीं, अब प्रजा के बारे में सोचे, प्रजा का जो वेलफेयर है उस पर ध्यान दें। इसके बाद जो 11वें नंबर का शिलालेख है उसमें धम्म की व्याख्या की गई है। मतलब अशोक ने यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि उसका धम्म क्या है। वो बौद्ध धर्म के सिर्फ धर्म प्रचार से नहीं जुड़ा था, उसका धम्म जो था वो जन कल्याण में था, मानव मात्र के कल्याण में था। तो उसकी यहाँ पर डिटेल व्याख्या की गई है। और उसके अलावा ये कहा गया है कि अनाउंसेस द गिफ्ट ऑफ धम्म बीइंग द बेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल गिफ्ट एंड पॉलिसी ऑफ धम्म इज द बेस्ट पॉलिसी टू फॉलो। मतलब यहाँ पे जितने उपहार हैं उनमें श्रेष्ठ उपहार किसका है, धम्म का है। और जितनी पॉलिसीज हैं, जितने भी नियम कायदे हैं, उसमें सबसे अच्छी या सबसे महान पॉलिसी जो है वो धम्म की है। और धम्म में इंक्लूडिंग गिविंग रिस्पेक्ट टू एल्डर, मतलब धम्म का मतलब क्या है, अशोक के धम्म का क्या तात्पर्य है, तो अपने से बड़ों का आदर करना और जितने भी दास दासी हैं या आपसे निम्न वर्ग वाले हैं उनके साथ आदर का बर्ताव करना और जीवों के प्रति दया रखना और जरूरतमंद की सहायता करना, इस तरह की तमाम चीज़ें जो अच्छाई में आती हैं या नैतिक आचरण में आती हैं वो अशोक के धम्म में शामिल थी। इसके बाद जो 12वां है उसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की जाती है, ये है। और उसके बाद देखा जाए, और इसमें यह भी कहा गया था कि सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये जो स्त्री महामात्र या फीमेल महामात्र होते थे ये वुमेन वेलफेयर के लिए काम करते थे। मतलब अशोक ने महिलाओं की उन्नति के लिए या महिलाओं के वेलफेयर के लिए भी काम किया था। तो इसमें भी टॉलरेंस वाला मुद्दा आता है और ये महिलाओं की उन्नति के लिए या उनके वेलफेयर के लिए जोड़े गए थे। इन्हें हमने देखा 12वां शिलालेख। उसके बाद आगे चलते हैं 13वें और 14वें को देख लीजिए। इसमें कुछ चीज़ें और इंग्लिश में छूट गई है। एमगस सेक्ट बट आल्सो फॉर पीपुल
टू हॉनर एंड अंडरस्टैंड द धर्म ऑफ अदर्स। मतलब यहाँ ये कहा गया था अशोक के 12वें शिलालेख में, 12वां वाला पीछे छूट गया है, उसी में ये जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया था कि जो पीपुल हैं या लोग हैं वो धम्म का पालन करें, चाहे वो अशोक का धम्म हो या किसी और का धम्म हो, उससे नहीं मतलब है, मतलब अपने धम्म का पालन करें लेकिन दूसरे का भी सम्मान करें, ये उनसे अपेक्षा की गई थी। उसके बाद 13वां वाला जो शिलालेख है उसको ध्यान से देखिएगा, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। ये बहुत बार यहाँ से प्रश्न बन चुका है और अशोक के राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में ऐसा युद्ध लड़ा गया था, ऐसा इसमें दिया हुआ है। युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख भी इसमें होता है जहां पर उसने अपने धम्म के प्रचारक भेजे थे। ये सब जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। ये आपने देखा कलिंग वार की जो डेट है वो आप देख रहे हैं 261 BCE है, मतलब ईसा पूर्व की बात हो। और ये बताया गया है कि अगर इन द 9th ईयर आफ्टर अशोकास कोरोनेशन, मतलब अशोक का जो राज्याभिषेक था उसके बाद उसके 9वें वर्ष में ये कलिंग का युद्ध लड़ा जाता है। और यहाँ पे भेरी घोष और धम्म घोष का जो उल्लेख है उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये जितनी भी जानकारियां हैं ये 13वें शिलालेख के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद जो 14वां शिलालेख है उसमें ये कहा गया है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने की प्रेरणा दी थी। मतलब ये कहा था कि अब जो जनता है या जन सामान्य है वो भी धार्मिक जीवन अर्थात धम्म का पालन करेगा, तभी वो सही रास्ते पर चल सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें वर्णित तीर्थों का उल्लेख प्राप्त होता है। अब ये तीर्थ कोई तीर्थ स्थल नहीं है बल्कि अधिकारियों के पद हैं या नाम है, उन्हें आप देख रहे हैं। इसमें पहला आपका मंत्री है, इसे आप देख रहे हैं। उसके बाद पुरोहित, तो मंत्री का मतलब यहाँ पे ये प्रधानमंत्री से तात्पर्य होता था, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर होता था यानी सबका मुखिया होता था। उसके अंतर्गत आने वाले जो अधिकारी या लोग होते थे वो मंत्री कहलाते थे, ये चीज़ है। उसके बाद पुरोहित को देख लीजिए, जो प्रीस्ट होते थे, तो ये धर्म और दान विभाग से संबंधित होते थे, उसके हेड होते थे। इसके बाद सेनापति यानी कमांडर को आप देख रहे हैं, तो ये हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था यानी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज जो होता था वो राजकीय पुत्र होता था, मतलब राजा का बेटा या राज परिवार से संबंधित होता था। उसके बाद दौवारिक को आप देख रहे हैं, तो ये राजकीय द्वार का रक्षक होता था, मतलब ये गेट पर दरबानी करने का काम करता था, नाम से स्पष्ट है। इसके बाद अंतर्वेदिक का नाम आता है, तो अंतर्वेदिक कौन था, यहाँ आप देख रहे हैं, अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था, मतलब जो पैलेस होता था उसके अटेंडेंट के तौर पे देखा जाता था। अंतःपुर का मतलब वैसे ही होता है कि जो रनिवास वाला एरिया होता है जहाँ पे महिलाएं राज परिवार की रहती हैं, उस क्षेत्र को कहा जाता है। उसके बाद समाहर्ता को देख लीजिए, तो समाहर्ता यानी चीफ कलेक्टर इसको कहा जाता था। ये आय का संग्रहण करता होता था, मतलब आय को कलेक्ट करके रखने का काम करता था, या रेवेन्यू कलेक्टर के तौर पे भी इसे देखा जाता था। इसके बाद सन्निधाता, तो सन्निधाता जो थे ये राजकीय कोषाध्यक्ष के तौर पे देखे जाते थे, स्टेट ट्रेजरर। इसके बाद प्रशस्ता है या प्रशास्ता, तो प्रशास्ता का काम होता था, ये कारागार के अध्यक्ष होते थे, प्रिजनर मतलब जितने भी कैदी होते थे उनके ऊपर कंट्रोल स्थापित करने का काम करते थे, तो प्रिजन प्रेसिडेंट इन्हें कहा जाता था। इसके बाद प्रदेष्टि, तो प्रदेष्टि जो होता था ये कमिश्नर होता था, कमिश्नर वाला जो पद आजकल है वो पहले प्रदेष्टि का होता था मौर्य काल में। उसके बाद पौर है, तो ये नगर के कोतवाल होते थे। व्यवहारिक जो होते थे ये मुख्य न्यायाधीश होते थे। नायक जो होते थे वो नगर रक्षा के अध्यक्ष होते थे, मतलब नगर में जो सामान्य जनजीवन है या सामान्य सामाजिकता है उसकी रक्षा करने का काम करते थे। कर्मांतिक जो होते थे ये उद्योगों और कारखानों के अध्यक्ष होते थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। इसके बाद मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें अध्यक्ष जो होता था वो चेयरपर्सन कहलाता था, मतलब अध्यक्ष के तौर पे उसका हेड होता था। इसके बाद देख लीजिए दंडपाल, तो दंडपाल जो था ये सेना का सामान एकत्र करने वाला व्यक्ति होता था यानी मिलिट्री कलेक्टर होता था। दुर्गपाल जो होता था ये दुर्ग का रक्षक होता था। अंतपाल जो होता था ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था, मतलब जो सीमावर्ती दुर्ग होते थे, राज्य की सीमाओं पर स्थित किले या दुर्ग होते थे, वहां पे रक्षा करने का काम। और कर्णक जो होता था ये लेखक होता था, मॉडर्न डे रजिस्ट्रार इसको कहा जाता था। लेखक का मतलब यहाँ पे वो किताब लिखने वाला लेखक नहीं, लेखा जोखा रखने वाला, तो रजिस्ट्रार की भूमिका इसकी होती थी। और यहाँ कहा गया है कि मेंशन इन यरगुडी इंस्क्रिप्शन, जो यरगुडी अभिलेख है उसमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इतना हमने देखा। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मुगल कालीन मध्यकाल में चले आए, तो यहाँ कोई सिस्टमेटिक क्रम नहीं है, जैसा कि पहले आपको शुरुआत में कहा गया था कि क्रमबद्ध तरीके से दर्शाया जाएगा, लेकिन यहाँ जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अस्त व्यस्त तरीके से आपके सामने परोसी जा रही है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि रिवाइज कर लीजिए, जितना भी फैक्ट है वो पहले बाद में उसको देखने की आवश्यकता नहीं। देखिए मुगल कालीन मंत्री और उससे संबंधित विभाग दिए हुए हैं, मिनिस्टर्स हैं और उनके जो डिपार्टमेंट हैं वो दे रखे हैं। तो आरिज मुमालिक ये दीवान अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर ये धर्म विभाग और दान विभाग का हेड होता था। काजी उत कजात ये आप देख रहे हैं, सुल्तान के बाद ये न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बरीद मुमालिक को आप देख रहे हैं, तो ये गुप्तचर विभाग का हेड होता था। वकील दर को आप देख रहे हैं, या वकील दार होता था असल में, ये सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान खैरात, ये खैरात का मतलब दान होता है, तो ये दान विभाग था यानी डोनेशन डिपार्टमेंट था, ऐसा आपने देखा। उसके बाद दीवान बंदगान, तो ये सेवकों का मतलब दास विभाग था। इसके बाद दीवान इस्तिहाक, तो ये पेंशन विभाग था। उसके बाद वजीर को देख लीजिए, तो ये वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर वाला जो एरिया था ये राजस्व विभाग का हेड होता था। ये व्यक्ति कौन था, ये राजस्व विभाग का यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता था।
उसके बाद मुशरिफ मुमालिक, इसे महालेखाकार कहा जाता था, यानी अकाउंटेंट जनरल ये होता था असल में। यहाँ आप देख रहे हैं तो प्रांतों और अन्य विभागों से प्राप्त जो आय व्यय का लेखा जोखा है वो ये अकाउंटेंट रखने का काम करता था। मतलब अकाउंटिंग ऑफ, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीव फ्रॉम द प्रोविंसेस एंड अदर डिपार्टमेंट्स, इस प्रकार का है। इसके बाद मजूमदार, तो मजूमदार जो था ये उधार लिए गए धन का हिसाब रखता था, और खजीन जो होता था ये कोषाध्यक्ष होता था, मतलब ट्रेजरर के तौर पे इसकी भूमिका होती थी। इतना हमने देखा। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन दिया हुआ है। तो वकीले मुतलक ये प्रधानमंत्री होता था। केंद्र में एक मंत्रिपरिषद हुआ करती थी और उसका जो प्रमुख होता था उसको वकीले मुतलक कहा जाता था, जो कि बादशाह का रिप्रेजेंटेटिव होता था, प्रतिनिधि होता था। दीवान अशरफ या दीवान आला, ये नाम आप देख रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये राजस्व विभाग का प्रमुख और वित्त मंत्री होता था। मीर बख्शी ये महावेतनाधिकारी होता था, सैन्य विभाग का मंत्री होता था, लेकिन प्रधान सेनापति नहीं था। मतलब मीर बख्शी का मतलब ये नहीं है कि वो कमांडर है, लेकिन ऐसा था कि ये सैन्य विभाग में नियंत्रण करने का काम करता था। बरीद क्या होता था, तो ये गुप्तचर की पोस्ट होती थी, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद वाकिया नवीस, इसे सवानी भी कहा जाता था। तो वाकिया नवीस ये सूचना अधिकारी होता था, मतलब वाकियों की जानकारी रखने का काम और आदान प्रदान करने का काम करता था। उसके बाद काजी उल कुजात, ये काजी कहलाते थे। न्याय विभाग का प्रमुख होता था, साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश ये माना जाता था। इसके बाद सद्र सुदूर, सदर जहाँ, ये सद्र को बादशाह और जनता से जोड़ने वाला माध्यम होता था। शरा का प्रवर्तक था और उलेमा का प्रतिनिधि माना जाता था, मतलब धार्मिक इसका क्षेत्र था। इसे हमने देखा। उसके बाद दरोगा ये डाक चौकी, तो डाक विभाग और गुप्तचर विभाग से संबंधित था। मीर बहार जो होता था ये वन अधीक्षक या वन विभाग का हेड होता था। मीर मुंशी जो होता था ये सम्राट का मुख्य सचिव या शाही पत्राचार का प्रभारी होता था। साहबे तौजीह, ये आप देख रहे हैं, तो साहबे तौजीह जो था ये वेतन का वितरण करता था। मीर ए अर्ज जो था ये याचिका प्रभारी था। मीर ए तुजुक और तोजा किसी को कहा जाता था, दोनों शब्द हैं, तो ये समारोहों का अधिकारी होता था। एलची, कासिद और सफिर ये जो थे ये दूत होते थे, अलग अलग वेराइटी के दूत होते थे, मतलब दूतों की भी कैटेगरी थी। कौन सा दूत किस सूचना का आदान प्रदान करेगा ये उसके पद पर निर्भर करता था। उसके बाद अगला वाला है कुरबेगी, तो कुरबेगी जो था ये ध्वजारोही और शाही पताकाओं की देखरेख करने का काम करता था। अख्त बेगी जो था ये शाही घुड़साल का दरोगा होता था। और खवासाल या ख्वासाल ये सालार होता था असल में। तो ये जो व्यक्ति है ये क्या करता था, ये बावर्ची खाने का दरोगा होता था, मतलब बावर्ची खाने का मतलब है कि रसोई घर जो होता था। इसके बाद अगला आपका इसमें दिखाई दे रहा है, ये अवर जहानवीस है। तो ये अवर जहानवीस किस चीज़ का काम करता था, दरबार का दैनिक खर्चा जो होता था उसका लेखा जोखा रखने का काम इसका था। इसके बाद जगरर खाना है, तो ये आभूषण विभाग का दरोगा होता था। मीर माल या मीर ए माल इसको कहा जाता था, तो ये आभूषण विभाग का दरोगा था। यहाँ आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये जगरर खाना जो था ये आभूषण विभाग का दरोगा था, यहाँ पे इसको देख रहे हैं आप। और मीर माल जो था ये भूमि के अतिरिक्त सम्राट की जो समस्त निजी संपत्ति थी उसकी देखरेख करने का काम करता था। जमीन के अलावा जो निजी संपदा थी उसको देखने का काम करता था। उसके बाद मीर ए मंजिल, तो ये बादशाह की यात्राओं का प्रबंध करता था। कुछ चीज़ें तो नाम से क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद करावल, करावल जो था ये घुड़सवार संदेशवाहक होता था, यानी घोड़े पर चढ़कर ये संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता था। इसके बाद यसावल है, तो यसावल जो था ये विभागीय संदेशवाहक था। जिलेदार जो होता था ये कभी कभी संदेशवाहक का काम करता था, ये इसका डिपार्टमेंट होता था। उसके बाद गुसल खाना, ये गुप्त मंत्रणा कक्ष बादशाह का होता था, इसे आप देख रहे हैं। उसके बाद तैनात रकाब, तैनात रकाब क्या था, ये राज दरबार में नियुक्त होते थे। और तैनात सूबाजात ये सूबे में नियुक्त होते थे, मतलब प्रांतों में इनकी नियुक्ति होती थी, तो सूबेजात इसको कहा जाता था। ये आपने देखा। उसके बाद फिर नीचे डिपार्टमेंट और स्थापनाकर्ता का नाम दिया हुआ है, इसे देख लीजिए। दीवान ए मुस्तखराज ये वित्त विभाग था और मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट था, और इसको स्थापित करने वाला जो व्यक्ति था वो अलाउद्दीन खिलजी था। दीवान ए कोही ये कृषि विभाग था, आप देख रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। दीवान ए अर्ज ये सैन्य विभाग था और मिलिट्री डिपार्टमेंट यहाँ आप देख रहे हैं बलबन के द्वारा स्थापित किया जाता है। दीवान ए बंदगान ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दास विभाग जो था उसकी स्थापना की जाती है। दीवान ए खैरात ये आप देख रहे हैं, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी भी स्टैब्लिशमेंट होती है। और दीवान ए इस्तिहाक इसको भी स्थापित करने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक था, तो इनके नाम याद रखिएगा। इसके बाद अब अकबर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य दे रखे हैं, उन्हें देख लेते हैं। देखिए, दास प्रथा का अंत यानी एंड ऑफ स्लेवरी ये 1562 में होता है। अकबर को हरमदल से मुक्ति, ये आप देख रहे हैं, तो ये वाला जो डेट है ये 1562 है। उसके बाद तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता था, पिलग्रिमेज जो टैक्स था उसको इंड कर दिया जाता है, ये डेट आपकी 1563 है। 1562 में दो चीज़ें हैं, उसके बाद 1563 में एक होगा। जजिया कर को समाप्त किया जाता है कब, ये एबॉलिशन ऑफ जजिया टैक्स, ये 1564 में होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी ट्रांसफर कर दिया गया, ये वाला काम कब होता है, तो ये 1571 में होता है, जैसा कि आप यहाँ पे डेट के तौर पर देख रहे हैं। उसके बाद इसी क्रम में आगे चलते हैं, तो इबादत खाने की स्थापना, ये हाउस ऑफ वर्शिप होता था इबादत खाना, इसकी स्थापना कहाँ पे होती है, मतलब कब होती है, ये डेट दी हुई है 1575।
इसके बाद देख लीजिए, इबादत खाने में सभी धर्मों के लिए प्रवेश की अनुमति। पहले सभी धर्मों का प्रवेश नहीं था, लेकिन बाद में विचार खुलते हैं अकबर के, तो सभी धर्मों को प्रवेश की अनुमति प्राप्त होती है। और ये तारीख है 1578। उसके बाद मजहर का जो डिक्लेरेशन होता है, मजहर एक प्रकार का अधिकार पत्र था, घोषणा पत्र था, तो 1579 इसकी तारीख यहाँ पर है। उसके बाद दीन ए इलाही की स्थापना 1582, यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद इलाही संवत की शुरुआत होती है 1583 में, ये एक क्रम से चल रहा है, इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद राजधानी लाहौर स्थानांतरित की जाती है, कब, ये आप देख लीजिए, राजधानी का स्थानांतरण 1585 में होता है। इसके क्रम में सजदा और पैबोस की शुरुआत होती है। सजदा और पैबोस ये दोनों बादशाह को आदर देने वाली प्रणालियाँ थी, ये दरबार की रस्म के तौर पर देखी जाती थी। 1577-78 वाला जो दौर था, उसमें सजदा और पैबोस को शुरू किया जाता है। गज ए इलाही और बीगा ए इलाही, ये जो मापक यंत्र या मापक पैमाने हैं, इनको इस्टेब्लिश किया जाता है 1588 में। अकबर ने कश्मीर की पहली यात्रा कब की थी? 1589 में की थी। और सती प्रथा पे पाबंदी लगाने का प्रयास किया गया था, हालांकि पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त होती है, 1591। और 4 सदस्यीय सुधार समिति की शुरुआत होती है 1575 में। ये आपने देखा, ये अकबर के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण काम है जिन्हें कि आप देख रहे हैं। इसके बाद देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट होता है अगला वाला सेगमेंट। इसमें उपाधि दी है, प्राप्तकर्ता का नाम दिया है और दाता का नाम दिया है। मतलब उपाधि किसको किस चीज़ की मिली हुई है, उस उपाधि का नाम दिया है, किसने प्राप्त किया इस उपाधि को उसका नाम दिया है, और किसने दिया इस उपाधि को उसका नाम दिया है। तो देखिए, विवेकानंद की उपाधि ये नरेंद्र को मिलती है, मतलब स्वामी विवेकानंद, जिनका कि बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। और देने वाले कौन थे? ये महाराजा खेतड़ी थे। इसके बाद राष्ट्रपिता, ये महात्मा गांधी की टाइटल है, आप जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये उपाधि दी जाती है। राजा की उपाधि राम मोहन राय को दी जाती है, आप जानते ही हैं। राम मोहन राय किसी रजवाड़े या राजघराने से संबंधित नहीं थे, ये पढ़े लिखे एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन इनको राजा की उपाधि देने वाला कौन था? अकबर सेकंड था, जो कि इन्हें अपनी सिफारिश के लिए, अपनी पेंशन को बढ़ाने की सिफारिश के लिए लंदन भेज रहा था, और इसी एवज में उनको राजा की उपाधि देकर भेजता है, लेकिन वो वहीं रह जाते हैं, वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को, मतलब गांधी जी को, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो यहाँ रिवर्सिबल है, उसे देख लीजिएगा। उसके बाद नेताजी, ये नेताजी शब्द जो है ये सुभाष चंद्र बोस के लिए इस्तेमाल होता है, और एडोल्फ हिटलर ने ये टाइटल उनको दी थी, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल की है। बरदोली सत्याग्रह जो था उसकी सफलता पर वहाँ की महिलाएं खुश होकर ये टाइटल उन्हें देती हैं। इसके बाद देश रत्न या अजात शत्रु, ये किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। कायदे आजम ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, और अंत में ये बेकायदे हो जाते हैं, मतलब पहले जो इनकी सद्बुद्धि थी वो दुर्बुद्धि में तब्दील हो जाती है और देश के बंटवारे पर उतारू हो जाते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें कायदे आजम की टाइटल दी गई थी। और देश नायक ये सुभाष चंद्र बोस को कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, इसे हमने देखा। और देश बंधु किसको कहा जाता था? तो वो चित्तरंजन दास को कहा जाता था। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो स्टार्ट होता है कांग्रेस के अधिवेशन। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन है, इनका वर्ष आपको याद रखना है, स्थान याद रखना है, अध्यक्षता याद रखनी है, और उसकी विशेषता याद रखनी है। ये सब कुछ यहाँ पर देखना है। तो इसके लिए आप कोई ट्रिक आजमा सकते हैं या सीधा सीधा भी याद कर सकते हैं। देखिए, यहाँ जो पहला अधिवेशन था ये 1885 में बंबई में होता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं और 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद जो सेकंड वाला है, मतलब दूसरा अधिवेशन, वो 1886 में होता है, कलकत्ता में होता है। पहला वाला बंबई में होता है और दूसरा वाला कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं। तीसरा वाला मद्रास में होता है 1887 में। बदरुद्दीन तैयब जी यहाँ पर इसके अध्यक्ष होते हैं। पहली बार ये मुस्लिम अध्यक्ष के तौर पर यहाँ चुने जाते हैं। उसके बाद इलाहाबाद वाला चौथा अधिवेशन है 1888 का। जॉर्ज यूले ये इसकी अध्यक्षता करते हैं, और ये पहले यूरोपियन अध्यक्ष थे या अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसके बाद बंबई में पांचवा होता है फिर से 1889 में। सर विलियम बेडरबर्न ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन जो है एक बार फिर से होता है। कलकत्ता में कई बार हुआ है, कुछ स्थानों पर बार बार रिपीट किया है और कहीं कहीं केवल एक बार हुआ है। फिलहाल ये छठवां वाला है, 1890 में कलकत्ता में फिर से होता है। फिरोज शाह मेहता के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसके बाद सातवां अधिवेशन जो है ये 1891 में नागपुर में होता है। पी आनंद चार्लू के द्वारा इसकी स्थापना अध्यक्षता की जाती है, इसे आपने देखा। 8वें नंबर का जो अधिवेशन है, 8वां कांग्रेस का अधिवेशन, ये 1892 में इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में होता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करते हैं, इसे हमने देखा। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 9वें नंबर का जो अधिवेशन है वो 1893 में संपन्न होता है। लाहौर में ये आयोजित होता है, मतलब इसका जो लोकेशन है वो दिया हुआ है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, यहाँ अध्यक्षता की जाती है, ये कहने का मतलब है। उसके बाद जो 10वें नंबर का कांग्रेस का अधिवेशन है वो 1894 में होता है मद्रास में। अल्फ्रेड वेब के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। 11वें नंबर का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो 1895 का है। यहाँ क्रम से आप डेट भी देख लीजिएगा। 1895 पूना इसकी लोकेशन है और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अब इसके बाद 12वें वाले को देखिएगा, 1896 कलकत्ता, रहीमतुल्ला सयानी ये इसके अध्यक्ष होते हैं और पहली बार वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है वो यहीं पर गाया जाता है।
इसके बाद 13वें नंबर का जो अधिवेशन है वो 1897 में होता है अमरावती में। यहाँ आप इसकी लोकेशन देख रहे हैं। और श्री सी शंकर नायर ये इसके अध्यक्ष होते हैं। सी शंकर नायर ये इसके प्रेसिडेंट होते हैं। ये हुआ। उसके बाद 14वें नंबर का जो अधिवेशन है यहाँ आपने देखा 1898 में होता है मद्रास में। आनंद मोहन दास इसके अध्यक्ष होते हैं। 15वें नंबर का अधिवेशन ये 1899 में होता है लखनऊ में। रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। लाहौर में होता है 16वां अधिवेशन सन 1900 में। और एन.जी. चंद्रवरकर ये इसके अध्यक्ष थे। 17वें नंबर का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। दिनशा इंदुलेजी वाचा या दिनशा वाचा जिन्हें कहा जाता है, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ये कलकत्ता में होता है 1901 वाला। उसके बाद 1902 यह अहमदाबाद में होता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद 19वें नंबर का है ये मद्रास में होता है। लाल मोहन घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है और 1903 इसकी डेट है। उसके बाद 20वां जो अधिवेशन है वो 1904 में बंबई में होता है। सर हेनरी कॉटन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। 22वां वाला 1906 में होता है। यहाँ आप देख रहे हैं 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में होता है। और उससे पहले 21वां अधिवेशन जो है बीच में छूट गया है, इसको देख लीजिएगा, 1905 में होता है। 21वां जो है वो 1905 में होता है, बनारस में होता है और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। 22वां वाला जो है वो ठीक एक साल बाद यानी 1906 में होता है कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं, इन्हें आपने देखा। और यहीं पर पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। जो वर्ड स्वराज था वो पहली बार फर्स्ट टाइम यहीं पर यूज किया जाता है। 23वें नंबर का जो अधिवेशन है वो 1907 में होता है सूरत में। सूरत अधिवेशन था। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे और पहली बार यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में। इसके बाद 24वां जो अधिवेशन है वो 1908 में होता है मद्रास में। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस के संविधान का निर्माण यहीं पर होता है। इसके बाद देखिए 26वां जो अधिवेशन है वो 1910 में होता है। इलाहाबाद में इसकी लोकेशन बताई गई है। और विलियम बेडरमन ये इसके प्रेसिडेंट थे, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद 27वां जो अधिवेशन है वो 1911 में होता है कलकत्ता में। पंडित विशन नारायण ये इसके अध्यक्ष थे। पहली बार जनगण मन यहीं पर गाया गया था, यानी राष्ट्रगान जो है उसका गायन यहीं पर किया गया था पहली बार। उसके बाद 28वें नंबर का जो है ये 1912 में होता है बांकीपुर में। और R.N. मधोलकर ये इसके अध्यक्ष होते हैं। कराची अधिवेशन जो था ये 1913 में एक बार हुआ था, 29वां था ये नंबर के हिसाब से। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ये इसके अध्यक्ष होते हैं। 30वें नंबर का अधिवेशन 1914 में होता है मद्रास में। भूपेंद्र नाथ बसु इसके अध्यक्ष थे। 31वां जो है वो 1915 में होता है बंबई में। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ये इसके अध्यक्ष थे। और लॉर्ड वेलिंगटन जो है वो यहीं पर भाग लेता है, मतलब इस अधिवेशन में भाग लेता है। इसके बाद देखिए अगले वाले को, तो अगला वाला यानी 32वां जो है ये लखनऊ में होता है। अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। 1916 इसकी डेट है। और मुस्लिम लीग के साथ यहाँ समझौता होता है, जो लीग एग्रीमेंट वाला है वो सब होता है। उसके बाद 33वें नंबर का जो अधिवेशन है ये कलकत्ता में होता है 1917 में। श्रीमती एनी बेसेंट यहाँ पे इसकी अध्यक्षता करती हैं और ये पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट है, लेकिन ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं थी, ये विदेशी थी। इसके बाद विशेष अधिवेशन जो है वो 1918 में होता है। ये विशेष है, स्पेशल सेशन है 1918 में मुंबई में। और हसन इमाम ये इसके अध्यक्ष बने। कांग्रेस का जो सेकंड स्प्लिट है वो यहीं पर होता है, विभाजन जो है दूसरी बार वो यहीं पर होता है, इसे हमने देखा। उसके बाद जो 34वां है, 33वें के बाद 34वां यहाँ से काउंट होता है। बीच में जो एक साल है वो विशेष अधिवेशन के तौर पर देखा जाता है। तो 1918 में होता है दिल्ली में। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद 35वां जो अधिवेशन है वो 1919 में अमृतसर में होता है। यहाँ आप उसका स्थान और तारीख देख रहे हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। फिर एक बार स्पेशल सेशन यहाँ आयोजित किया जाता है 1920 में। कलकत्ता इसका लोकेशन है। लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है और असहयोग का प्रस्ताव यहाँ पर पारित होता है। तो ऐसे प्रश्न बनता है कि असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया जिस अधिवेशन में, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो एक एक चीज आपको देखनी है। उसके बाद 36वां 1920 में ही होता है नागपुर में। सीवी राधावाचार्यर ये इनका नाम है। तो इनके द्वारा इनकी अध्यक्षता की जाती है इस सेशन की। और कांग्रेस के संविधान में यहाँ पर चेंज किए जाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदला जाता है। इसके बाद 37वां जो अधिवेशन है वो 1921 में होता है अहमदाबाद में। हकीम अजमल खां के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, ये आप देख रहे हैं। 38वां जो अधिवेशन है वो 1922 में गया में होता है। देशबंधु चितरंजन दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। काकीनाडा में होता है 1923 वाला 39वां अधिवेशन। मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और फिर एक बार स्पेशल सेशन आप दिल्ली वाला देख रहे हैं, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। 1923 की डेट है। और अबुल कलाम आज़ाद सबसे यंग प्रेसिडेंट के तौर पर यहाँ देखे जाते हैं। इसके बाद 40वां जो है वो बेलगाम वाला है। गांधी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। एकमात्र यही एक अधिवेशन है जिसमें कि अध्यक्ष के तौर पर गांधी जी दिखाई देते हैं। तो 1924 बेलगाम अधिवेशन। और उसके बाद 41वां ये 1925
इसकी डेट है। कानपुर में इसका लोकेशन होता है। श्रीमती सरोजनी नायडू जो कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पीछे आपने देखा एनी बेसेंट, तो वो पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन अगर भारतीय के संदर्भ में पूछेगा तो ये 41वें नंबर का कांग्रेस का अधिवेशन था। 1925 की तारीख है, स्थान है कानपुर, और महिला कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। इसके बाद आगे चलते हैं। 42वें नंबर का जो अधिवेशन है उसको देख लीजिए। ये जो 42 नंबर का सेशन था 1926 में ये गुवाहाटी में आयोजित होता है। इसमें एस श्रीनिवास आयंगर ये इसके अध्यक्ष होते हैं, और जो सदस्य थे उनको खादी के कपड़े पहनना यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया था, ऐसा दिखाई देता है। उसके बाद 43वें नंबर का जो सेशन है उसको देखिएगा। 1927 इसकी डेट है, मद्रास इसकी लोकेशन है, और M.A. अंसारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, और फुल जो कॉन्स्टिट्यूशन है या पूर्ण संविधान है उसकी मांग की जाती है। उसके बाद 44वां, अब गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें देखिए 1928 कलकत्ता में होता है और मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद 45वां, ये लाहौर अधिवेशन है, काफ़ी फेमस है। 1929 लाहौर में होता है, रावी के तट पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहीं पर पारित होता है, मतलब उसकी डिमांड की जाती है। उसके बाद 46वां जो अधिवेशन है उसको देख लीजिएगा। ये कराची में होता है 1931 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं, और फंडामेंटल राइट्स की डिमांड यहीं पर होती है, जो मौलिक अधिकार है उसकी मांग की जाती है। इसके बाद 47वें नंबर का अधिवेशन आप देख लीजिए। ये आपका 1932 की डेट है, दिल्ली में होता है। अमृत रणछोड़ दास सेठ ये जो व्यक्ति है ये इसके प्रेसिडेंट होते हैं। 48वें नंबर का कलकत्ता में होता है 1933 में। श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता ये इसकी अध्यक्षा होती हैं। उसके बाद 49वें नंबर का जो इसमें अधिवेशन दिया हुआ है वो 1934 का है, बंबई में होता है। राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद 50वें नंबर का जो 50वां अधिवेशन था कांग्रेस का वो 1936 में होता है, लखनऊ में। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। फैजपुर अधिवेशन 51वां है, 1937 इसकी डेट है। जवाहरलाल नेहरू इसके भी अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद 52वां हरिपुरा, ये गुजरात का स्थान है हरिपुरा, 1938 में ये होता है, और सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे प्रचंड बहुमत के साथ अध्यक्ष चुने जाते हैं। उसके बाद देखिए 53वां जो है वो त्रिपुरी अधिवेशन है। यहाँ पे गांधी जी के कैंडिडेट रहते हैं सीतारमैया, और उनको हराकर ये प्रेसिडेंट के पद पे एक बार फिर से चुने जाते हैं। हालांकि बाद में जब गांधी जी के साथ इनका मनमुटाव हो जाता है, गांधी जी यहाँ संतुष्ट नहीं रहते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा से कतई कोई इत्तेफाक नहीं रखते। दोनों जने दो तरह का सोचते थे, हालांकि उद्देश्य एक ही था। तो यहाँ मतभेद जब होता है तो ये छोड़कर हट जाते हैं। फिलहाल दोनों की अध्यक्षता यहाँ सुभाष चंद्र बोस के तौर पर देखी जाती है। उसके बाद 54वां जो है ये रामगढ़ अधिवेशन है 1940 का, अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। 55वां जो है वो 1946 मेरठ में होता है। आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए रामगढ़ और मेरठ के बाद दो और है, 56वां और 57वां। तो 56वां जो है ये 1948 में जयपुर में होता है, और पट्टाभी सीतारमैया ये इसके अध्यक्ष बनते हैं। इनकी जो अध्यक्ष बनने की ख्वाहिश यहाँ त्रिपुरी वाली थी वो यहाँ जाकर पूरी हो जाती है। इसके बाद 57वें नंबर का जो अधिवेशन है वो 1950 में होता है, और नासिक में इसका स्थान तय किया जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन ये इसके अध्यक्ष थे। इतना हमने देखा। आज़ादी के बाद वाले जो है उनको भी ध्यान से देख लीजिएगा, और जिन अधिवेशनों में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए ब्रिटिश कालीन जो आयोग और समितियाँ हैं वो दे रखी हैं, मतलब ब्रिटिश कमीशंस हैं और उनकी जो कमेटी है वो सब है। मतलब आयोग का नाम दिया है, उसका वर्ष दिया है, अध्यक्ष कौन था ये दे रखा है। उसके बाद गवर्नर जनरल वायसराय उस टाइम पे कौन था ये दिया हुआ है, और रिलेशन किससे था ये दिया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। फ्रेजर आयोग यानी फ्रेजर कमीशन को आप देख रहे हैं, 1902 इसकी डेट है। फ्रेजर इसका अध्यक्ष था। अधिकतर जो आयोग है उनमें अध्यक्ष के नाम से ही उस आयोग का नाम रखा गया है। तो फ्रेजर कमीशन इसका नाम कैसे पड़ा? इसके प्रेसिडेंट का नाम भी फ्रेजर था, मतलब जो चेयरमैन था। और इस समय जो वायसराय था, आप टाइम लाइन से भी इसमें गेस कर सकते हैं। अगर आपको समय मालूम है और ये मालूम है कि कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय किस समय से किस समय तक रहा है, तो बहुत आराम से आप यहाँ रटने की आवश्यकता नहीं। मतलब कुछ चीज़ें आप रटेंगे और कुछ चीज़ों का काम चल जाएगा। तो करजन इस समय था तत्कालीन, और इसका संबंध किससे था? तो पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने से, मतलब जो कॉन्सिडरेशन था वो किस संबंध में था? पुलिस प्रोसीडर पे था। इसके बाद सार्जेंट कमीशन को देख लीजिए, 1944 ये इसका जो अध्यक्ष था, मतलब चेयरमैन था, वो जॉन सार्जेंट था। वेबेल उस समय आपका यहाँ सत्ता में था, मतलब यहाँ वायसराय के तौर पे था। और शिक्षा का विकास, इससे संबंध इसका था। तो सार्जेंट कमीशन का संबंध किससे है? शिक्षा से है। यहाँ वही दिया हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। इसके बाद एलिंगस्टन आयोग है, एलिंगस्टन कमीशन है, 1912 का ये है। एलिंगस्टन की अध्यक्षता में ये होता है, यहाँ नाम से स्पष्ट हो जाता है। हार्डिंग उस समय आपका गवर्नर जनरल वायसराय के पद पे था। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार किया गया था, मतलब कॉन्सिडरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन सिविल सर्विसेज। इसके बाद मैक्सलेगन कमेटी है, मैक्सलेंगन कमेटी इसको कहा जाता है। 1914 इसका समय है। मैक्सलेंगन इसके चेयरमैन थे। हार्डिंग्स का वो समय था, मतलब गवर्नर जनरल वायसराय के तौर पे। और संबंध किससे था? तो संबंध था सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव देने से, मतलब गवर्नमेंटल जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उससे संबंधित था। उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसको कि सेंडलर आयोग भी कहा जाता है, ये 1917 का है।
माइकल सेंटलर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। चेम्सफोर्ड इस समय सत्ता में था और कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो दोष थे यानी खामियां थी उनकी जांच करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। मतलब दोष भी कौन से, जो क्राइम वाले लेवल के दोष थे अंग्रेजों के हिसाब से, उसकी जांच पड़ताल के लिए। उसके बाद ओपीएम कमीशन, इस पर कई बार प्रश्न बन चुके हैं। 1893 ये इसकी डेट है। यहाँ अध्यक्ष का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उस समय गवर्नर जनरल वायसराय का पद था उसको ध्यान दीजिएगा, लैंसडाउन, अफीम का सेवन रोकने के लिए, मतलब स्टॉप ओपियम कंज्यूमशन। इसके बाद हर्षल कमेटी जो थी इसकी डेट है 1893। हर्षल इसके चेयरमैन है। लैंसडाउन का वो समय था। टकसाल से संबंधित जो सुझाव होते हैं, मिंट से संबंधित, वो यहाँ पर दिए जाते हैं। दुर्भिक्ष आयोग यानी जो फेमाइन कमीशन था, अब ये कई बार गठित होता है क्योंकि बार बार सूखे पड़ते हैं और बहुत ही भयंकर स्थितियां पैदा होती हैं। लोग सड़कों पर ऐसे चलते चलते भूख से गिरते हैं और मर जाते हैं वहीं, और अपनों की लाश ढोने वाला कोई नहीं बचता है। लोग उनको छोड़कर आगे बढ़ते हैं, मतलब किसी ऐसे स्थान की खोज के लिए जाते हैं जहाँ दाना पानी उपलब्ध हो, और लंबा खिंचता है ये फिलहाल। तो दुर्भिक्ष आयोग जो है ये पहली बार गठित होता है 1898 में। जेम्स लॉयल इसके अध्यक्ष थे। एल्गिन उस समय शासन में था, और पहला जो दुर्भिक्ष आयोग है उसकी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, मतलब जो कमीशन गठित हुआ था उसकी रिपोर्ट पर यहाँ विचार करने के लिए इसे गठित किया गया था। उसके बाद जो अगला फेमाइन कमीशन है वो 1901 का है। एंथनी मैकडोनाल्ड ये इसके अध्यक्ष होते हैं। कर्जन का वो टाइम पीरियड रहता है, और यहाँ देखिए गवर्नर जनरल के तौर पर द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव देने के लिए, मतलब जो सजेशन था वो किस संबंध में था, जो सेकेंड फेमाइन कमीशन था उसके संबंध में था। उसके बाद देखिए सिंचाई आयोग है यानी इरिगेशन कमीशन है। यहाँ आप देख रहे हैं 1901 इसकी डेट है। वोल्विन स्कॉट इसके चेयरमैन है। कर्जन का गवर्नर जनरल के तौर पे वो समय था। सिंचाई में सुधार के लिए वित्तीय विचार किया जाता है, मतलब फाइनेंशियल कंसिडरेशन टू इंप्रूव इरिगेशन। इसके बाद यूनिवर्सिटी कमीशन आप देख रहे हैं। विश्वविद्यालय आयोग 1902, थॉमस रैले इसके चेयरमैन थे। कर्जन का ही टाइम पीरियड था, और भारतीय विश्वविद्यालय की जो स्थितियां हैं या उनकी जो कंडीशन है उनके बारे में विचार करने के लिए इसे गठित किया गया था। वही दिया हुआ है कि कॉन्सिडरिंग द सिचुएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। इसके बाद भारतीय छटनी समिति, मतलब ये छटनी करने का काम करती थी। तो 1923 में इसका गठन होता है। लॉर्ड इंचकैप के द्वारा ये अध्यक्षता इसकी होती है। लॉर्ड रीडिंग का वो समय रहता है। शिक्षा संबंधी विचार के लिए इसको लाया गया था। उसके बाद ली कमीशन है 1924। लॉर्ड ली इसका अध्यक्ष था। लॉर्ड रीडिंग का वो टाइम पीरियड था, और लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की जाती है, यानी रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद आगे चलते हैं। सेंडहर्ट कमेटी को आप देख रहे हैं, ये है 1925। एंड्रयू स्केन के द्वारा इसको अध्यक्षता इसकी की जाती है। लॉर्ड रीडिंग इसका इस समय शासन में था, सत्ता में था। भारतीय सेना के भारतीयकरण पर विचार किया जाता है, मतलब जो इंडियन आर्मी है उसके इंडियनाइजेशन पे यहाँ पे विचार किया जाता है, मतलब उसे नेशनलाइज कर दिया जाए। इसके बाद विटले कमीशन को आप देख रहे हैं 1928। जे.एच. विटले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, और इरविन उस समय वायसराय के पद पर रहता है। श्रमिकों की स्थिति पर विचार किया जाता है, मतलब जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन कैसी है उस पर विचार होता है। इसके बाद लिंडसे आयोग है, तो ये 1929 का है। लिंडसे इसका अध्यक्ष होता है। इरविन का वो टाइम पीरियड रहता है, और मिशनरी शिक्षा का विकास करने के लिए इसे लाया जाता है। इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद वैधानिक आयोग आप देख रहे हैं। सिचुएटरी कमीशन ऑफ इंडिया 1929, और इसका जो चेयरमैन था वो कौन था, फिलिप हर्टोंग था। ये आप देख रहे हैं, फिलिप हर्टोंग। इरविन का ही टाइम पीरियड है, आप समझ सकते हैं, डेट से आप गेस कर सकते हैं। शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए, यानी जो एजुकेशन का स्टेटस है उसको रिव्यू करने के लिए इसे लाया गया था। सप्रू कमेटी, इस पर भी प्रश्न बना है। तेज बहादुर सप्रू इसके चेयरमैन थे। 1934 में ये गठित की जाती है। विलिंगटन का वो टाइम पीरियड था, और बेरोजगारी की समस्या की जो समीक्षा है वो इसके माध्यम से की जाती है। इसके बाद परिसीमन समिति, यानी जो इंडियन डिलिमिटेशन कमेटी है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना का जो समय है वो 1935 है। लॉरी हेमंड के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। विलिंगटन का समय है, और निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था को जांचने के लिए इसका गठन किया गया था। यहाँ आप नीचे देख रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमीशन 1938। जवाहरलाल नेहरू लिलिथगो का टाइम पीरियड था वो। और आर्थिक योजना, मतलब जो इकोनॉमिक प्लान है वो इस समय बनता है। क्रिप्स कमीशन को आप देख रहे हैं, तो इसमें तो आप जानते ही हैं कि स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। लिलिथगो का वो समय रहता है, और 1942 का ये दौर है, मतलब इसी के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। तो भारत का जो राजनीतिक गतिरोध है उसको दूर करने का यहाँ प्रयास किया गया था। इसके बाद कैबिनेट कमीशन 1946। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष रहते हैं। वेवेल का वो समय रहता है, और भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार किया जाता है, मतलब अब जो पावर है वो इंडियंस को ट्रांसफर कर दी जाए। दुर्भिक्ष जांच आयोग, ये एक नया है, तो 1943 देख लीजिएगा। फेमाइन इंक्वायरी कमीशन इसको कहा गया। सर वुड की अध्यक्षता में आता है। चार्ल्स वेबेल इसके उस समय के तत्कालीन शासन सत्ता वाले व्यक्ति हैं, और बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार किया गया, मतलब बंगाल में जो अकाल पड़ा और बड़े पैमाने पर मौतें हुई, लोग इससे प्रभावित होते हैं, तो उस पर विचार करने के लिए इसे गठित किया जाता है। इसके बाद इनाम कमीशन है, तो ये 1852 में गठित होता है। इनाम इसका अध्यक्ष था, नाम अच्छा है। लॉर्ड डलहौजी का ये समय है, जैसा कि आप देखकर समझ सकते हैं। लैंड इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको गठित किया गया था।
उसके बाद देखिए दुर्भिक्ष आयोग है, फेमाइन कमीशन, तो पहला वाला जो है 1880 का है। रिचर्ड स्ट्रैची इसका अध्यक्ष था। लॉर्ड लिटन का वो टाइम पीरियड था। अकाल के निवारण के लिए इसको गठित किया गया था। हंटर कमीशन की अगर बात करें तो 1880 इसका, माफ कीजिएगा, 1882 इसका समय है और विलियम हंटर की अध्यक्षता में ये चलता है। लॉर्ड रिपन का वो टाइम पीरियड है और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इसका पर्पज है। एचिसन आयोग को आप देख रहे हैं तो चार्ल्स एचिसन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। 1886 इसका समय है। डफरिन उस समय सत्ता में था और नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया गया था, मतलब कॉन्सिडरिंग द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडियंस इन सिविल सर्विसेज। इसके बाद बटलर कमेटी है, ये आप देख रहे हैं, इस पर भी प्रश्न बने हैं। हरकोर्ट बटलर इसके चेयरमैन थे और 1927 में आती है। इरविन यहाँ पे उस समय सत्ता में था वायसराय के तौर पे, और देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के बीच में जो संबंध थे उन पर एक बार फिर से विचार किया गया। उसके बाद साइमन आयोग को आप देख लीजिए 1927, ये आप तारीख देख रहे हैं, जॉन साइमन की अध्यक्षता में आता है। इरविन उस समय वायसराय रहता है और 1919 के जो अधिनियम थे उनकी समीक्षा होती है, ये हमने देखा। उसके बाद निम्नलिखितों को देख लीजिए, मतलब निम्नलिखितों कमेटी है, ये कमीशन है, 1928 में आता है निम्नलिखितों के द्वारा। उस समय इरविन जो है वो पावर में रहता है। ये निम्नलिखितों जो है ये बाद में वायसराय बनकर आता है, लेकिन पहले उस समय जो ये आयोग गठित होता है वो टाइम पीरियड इरविन का है। तो कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए इसे लाया गया था। उसके बाद स्टॉप मैक्रीफ कमीशन, इसे आप देख रहे हैं 1901, ये स्कॉट मैक्रीफ कमीशन के तौर पे देखा जाता है। लॉर्ड कर्जन का वो समय था। स्कॉट मैक्रीफ उस समय अध्यक्ष थे और सिंचाई से इसका संबंध है। तो कमीशन का संबंध या जो कमेटी है उसका संबंध किस चीज़ से है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद थॉमस रॉबर्टसन कमीशन, अक्टूबर 1901 में इसकी स्थापना होती है, ये आप देख रहे हैं। रेलवे से इसका संबंध था। इतना हमने देखा।